च-1 जबरदस्ती की शादी फ्लैशबैक। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो मृत्युंजय, वैसे सजावट बहुत खूबसूरत लग रही है। वाकई इस शादी के चर्चे तो आने वाले कई सालों तक पूरे शहर में होते रहेंगे। होने भी चाहिए सीएम साहब, सबको पता चले कि मृत्युंजय सारंग का स्टेटस क्या है। वैसे भी ये किसी मामूली इंसान की शादी नहीं है, मृत्युंजय सारंग और उसकी इकलौती बहन मीरा सारंग की शादी है। सारंग परिवार की इज्जत का सवाल है तो तैयारी बेहतर से बेहतरीन होनी ही थी। सीएम साहब मृत्युंजय को बधाई देकर वहां से दूसरे गेस्ट की ओर चले गए और मृत्युंजय घमंड से अपना सर ऊंचा उठाकर पूरे घर और शादी की तैयारी को देख रहा था। मृत्युंजय सारंग मुंबई का एक जाना माना बिजनेस टाइकून, जिसका नाम बिजनेस की दुनिया में बहुत ही अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है। जिसके पास पैसे और दौलत की कोई कमी नहीं है, कमी है तो प्यार, अपनेपन और भरोसे की, जिसकी शायद मृत्युंजय को जरूरत ही नहीं। आज मृत्युंजय की शादी उसके बिजनेस पार्टनर कुबेर सोनवानी की बेटी शनाया सोनवानी से होनी है। ये एक शादी कम और बिजनेस डील ज़्यादा थी, जबकि मृत्युंजय की इकलौती बहन मीरा सारंग की शादी कुबेर सोनवानी के बेटे विद्युत सोनवानी से होनी है। मृत्युंजय तैयारी को देखने में लगा था और मेहमानों की वाहवाही बटोर रहा था, तभी एक आदमी भागते हुए उसके पास आया और उसके कानों में कुछ बोलकर वहां से चला गया। उस आदमी के जाते ही मृत्युंजय के चेहरे का घमंड भी कुछ ही पल में गायब हो गया। वो उस आदमी के पीछे पीछे सारंग विला के अंदर चला आया। ऊपर के फ्लोर पर मृत्युंजय 2 कमरों के पास आकर रुका। उसने चिल्लाते हुए कहा है शनाया और मीरा, आखिर दोनों दुल्हन एक साथ गायब कैसे हो सकती है? जल्दी जाओ और सारे एग्जिट क्लोज कर दो, कोई भी इस विला से बाहर नहीं जाना चाहिए। राघव, जल्दी जाकर सीसीटीवी फुटेज निकालो, मुझे दिखाओ कि कौन कौन मीरा और शनाया से मिलने उनके कमरे में गया था। घर का हर एक कोना छान मारो, बिना मेरी इजाजत के इस विला से एक परिंदा भी बाहर नहीं जा सकता। शनाया और मीरा यहीं कहीं होगी। राघव, मृत्युंजय का पर्सनल असिस्टेंट, उसका हुक्म पाते ही तुरंत भाग के गया और एक आईपैड लेकर वापस आया। उसने वो आईपैड मृत्युंजय के हाथों में थमा दिया और कहा, सर ये देखिए, ये वो लड़की है जो आखिरी बार मीरा मैम के कमरे में गई थी और उसके बाद मीरा मैम का कोई अता पता नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो लड़की अकेली ही इस कमरे में गई थी और अकेली ही बाहर निकली, मीरा मैम उसके साथ नहीं थी। मृत्युंजय आग उगलती नजरों से राघव को घूर रहा था। उसने तुरंत आईपैड अपने हाथों में लिया और उसमें चल रही वीडियो फुटेज को देखने लगा। जैसे ही मृत्युंजय की नज़र उस लड़की पर गई जो मीरा के कमरे में जा रही थी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा था एक लड़की चोरी छुपे दबे पांव मीरा के कमरे की तरफ आगे बढ़ रही थी। उसने कैटरर्स वाले कपड़े पहन रखे थे और वो लगातार यहाँ वहाँ देख रही थी जैसे चोरी करने जा रही हो। कुछ देर यहाँ वहाँ देखने के बाद वो लड़की चुपके से मीरा के कमरे के अंदर दाखिल हो गई। कुछ देर के बाद वो लड़की मीरा के कमरे से बाहर निकली और शनाया के रूम में चली गई और फिर वहाँ से नीचे आ गई। पूरी फुटेज देखने के बाद मृत्युंजय गुस्से में कांपने लगा। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और दीवार पर एक मुक्का मार राघव से बोला, मुझे ये लड़की अगले 10 मिनट में अपनी आंखों के सामने चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं मिली तो अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाना। ये जहां भी है, जिस भी हालत में है, उसे मेरे सामने लेकर आओ। मृत्युंजय की आवाज़ गुस्से में इतनी ठंडी थी कि उसकी आवाज़ सुन राघव की भी रीढ़ की हड्डी कांप गई। वो तुरंत सर झुकाकर वहां से निकल गया। वही राघव के जाते ही मृत्युंजय ने गुस्से में फिर एक बार वहां पर पड़े एक वास को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये सब तुम्हारा क्या धरा है महक अवस्थी? 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ उसका बदला तुम मुझसे इस तरह लोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन तुमने मेरे खानदान की इज्जत पर हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बदला कैसे लिया जाता है। आज तक तुमने सिर्फ मृत्युंजय सारंग का गुस्सा देखा है, अब उसकी नफरत की आग देखोगी। कुछ सोचकर मृत्युंजय ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ उसने कहा, मीरा और शनाया दोनों ही अपने कमरे से गायब है, उन्हें भागने वाली कोई और नहीं महक अवस्थी है। महक से कैसे निपटना है ये मैं देख लेता हूं, तुम शनाया और मीरा को ढूंढने में अपनी पूरी फोर्स लगा दो। एक तरफ जहां मृत्युंजय पागलों की तरह अपनी होने वाली दुल्हन शनाया और अपनी बहन मीरा को ढूंढने में लगा हुआ था और महक के ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए बेताब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ महक, जिसे कुछ वक्त पहले मीरा के कमरे में जाते हुए देखा गया था, वो दबे पांव सारंग विला से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि मैं किसी की नज़र में आ जाऊं और यहाँ बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाए। मुझे यहाँ से जाना होगा। वैसे भी जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी वो तो हो चुका है। मुझे नहीं लगता अब यहाँ मेरे रुकने का कोई भी मतलब है। महक दबे पांव एग्जिट गेट की तरफ आगे बढ़ रही थी। वो सबकी नज़रों से छुपते छुपाते यहाँ वहाँ देखकर आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक उसके सामने 2 बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए। उन दोनों बॉडीगार्ड को अपने सामने अचानक देख महक घबरा गई और 2 कदम पीछे चली गई। उनसे बचने के लिए वो मुड़कर दूसरी तरफ भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर उसके सामने 2 और बॉडीगार्ड आ गए।
उन बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पर राघव भी आ गया। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने मौका पाते ही महक के सर पर काले रंग का कपड़ा डाल दिया और वो लोग महक को जबरदस्ती उठाकर वहां से ले गए। दूसरी तरफ शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। पंडित जी ने शादी की विधियां शुरू करने के लिए दोनों दुल्हनों को शादी के मंडप में बुलावा भेज दिया था। जब कुछ लड़कियां शनाया और मीरा को लेने के लिए ऊपर आई तब मृत्युंजय को वहां पाकर सब डर के मारे वही खड़ी हो गई। मृत्युंजय का ऑरा ही कुछ ऐसा था, कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। ना ही मृत्युंजय के परिवार वाले, ना ही उसके माँ बाप खुद कभी मृत्युंजय के खिलाफ आवाज उठाते थे। उन सभी लड़कियों को वहां देख मृत्युंजय ने उन्हें एक नज़र देखा। उनमें से एक लड़की ने आगे आकर कहा, वो दुल्हनों को नीचे मंडप में बुलाया है। मृत्युंजय ने अपने फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन दिखाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसने बड़े ही आराम से उन लड़कियों से कहा, मीरा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए आज मीरा की शादी नहीं हो पाएगी। कुछ देर में मैं शनाया को लेकर आ जाऊंगा, तुम लोग जा सकते हो। मृत्युंजय से जवाब मिलने के बाद वो लड़कियां एक पल भी वहां नहीं रुकी और चुपचाप वहां से नीचे आ गई। उनके जाते ही मृत्युंजय का फोन बजा। फोन की स्क्रीन पर राघव का नाम देख वो मुस्कुराने लगा। मृत्युंजय ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से राघव ने उसे कुछ कहा। मृत्युंजय ने जवाब में कहा, ठीक है मैं पहुंच रहा हूं। फोन काटकर मृत्युंजय लंबे तेज कदमों से वहां से निकल गया। कुछ देर में मृत्युंजय अपने घर के तहखाना में बने स्टोर रूम में पहुंच गया, जहां महक को जबरदस्ती एक कुर्सी पर बिठाया गया था और उसके चेहरे पर काले रंग का कपड़ा बांध दिया गया था। मृत्युंजय जाकर महक के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने खींचकर वो कपड़ा महक के चेहरे से हटा दिया। महक के बाल खराब हो चुके थे, उसके कपड़े भी यहाँ वहां से काफी बिगड़ चुके थे। ऐसे में अचानक से कपड़ा खींचे जाने पर महक बहुत ज्यादा डर गई। जैसे ही महक ने आंखें खोली अपने सामने मृत्युंजय को पाकर वो घबरा गई। उसके शरीर के अंदर तक मानो बिजली के कट लग रहे हो। उसके माथे से पसीना छूटने लगा। उसे इस हालत में देख मृत्युंजय ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे जैसी दो कौड़ी की मामूली लड़की मेरे घर आकर मेरी बहन और मेरी होने वाली दुल्हन को भगाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम्हें क्या लगा था ये सब करके तुम अपने इरादों में कामयाब हो जाओगी? तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए था। तुम जैसी लड़कियां यही तो चाहती है, रातों रात अमीर बनने का तुम लोगों का यही तो हथियार होता है। लेकिन इस बार तुम जानती नहीं हो कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। मैं मृत्युंजय हूं जो मौत से जीत सकता है। मृत्युंजय की बातों पर महक उसे ना समझ होकर घूरने लगी, जैसे उसे पता ही नहीं था कि मृत्युंजय किस बारे में बात कर रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? और आप कौन से इरादों की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महक की बातों पर मृत्युंजय को गुस्सा आ गया। उसने महक का जबड़ा बहुत ही कसकर पकड़ लिया, जिससे महक को दर्द होने लगा। भोले बनने का नाटक मेरे सामने मत करो, मैंने सब देख लिया है। तुमने मीरा को यहाँ से भगाया है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ उसका बदला ले सको। यही सोचकर आज तुम यहाँ आई थी ना? इसलिए तुम ठीक शादी के कुछ वक्त पहले मीरा के कमरे में गई थी ना? क्या मीरा अपने कमरे में नहीं है? मीरा कहाँ चली गई? मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस वहाँ उसे कमरे में। महक ने इतना कहा ही था कि मृत्युंजय ने गुस्से में उसकी बात बीच में काट दी और उसके गले को अपने एक हाथ में लेते हुए बोला, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब मैं तुम्हारी बकवास 1 मिनट और नहीं सुनने वाला। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो है अपने परिवार की इज्जत, जिसे मैं तुम जैसी मामूली लड़की के लिए नहीं गंवा सकता। मृत्युंजय ने एक हाथ आगे किया तो राघव ने उसके हाथों में शादी का जोड़ा थमा दिया। मृत्युंजय ने वो कपड़े महक के मुंह पर फेंकते हुए कहा, गलती तुमने की है तो सजा भी तुम्हें ही भुगतनी होगी। तुमने मीरा और शनाया दोनों को भगाया है तो अब इसकी भरपाई तुम्हें खुद मेरी दुल्हन बनके करनी होगी। 10 मिनट, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। इस दुल्हन के जोड़े को पहनकर तैयार हो जाओ और शादी के मंडप में पहुंच जाओ, वरना मैं वो करूंगा जो तुमने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। मृत्युंजय उठकर वहां से जा रहा था तभी महक ने फिर कहा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? और मैं मीरा और आपकी होने वाली बीवी। महक अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मृत्युंजय मुड़ा और महक के बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ उसका चेहरा ऊपर कर दिया। उसके चेहरे की काफी करीब आकर वो बोला, मैंने कहा ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल तुम चुपचाप इन कपड़ों को पहन लो, वरना मुझे खुद तुम्हें ये कपड़े पहने होंगे जो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। 10 मिनट है तुम्हारे पास, अगर उससे 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो याद रखना ये कपड़े मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा और उतारूंगा भी खुद ही। 1 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था जिसका बदला महक मृत्युंजय से ले रही थी? क्या सच में शनाया और मीरा को भगाने के पीछे महक का हाथ था? क्या महक मृत्युंजय से शादी करने के लिए मान जाएगी? CH2 मृत्युंजय का घमंड, शादी से पहले सुहागरात। जब सभी लोग गुस्से भरी आवाज की दिशा में देखते हैं तो वहां पर एक 28 साल का लड़का ब्लैक बिजनेस सूट में मोबाइल पर बात करता हुआ आ रहा था।
हेड कुर्सी पर बैठा आदमी उसकी तरफ देखते हुए बोला, मृत्युंजय क्या हुआ, सुबह सुबह किस पर चिल्ला रहे हो? मृत्युंजय अपने पिता की बात पर बोला, जी कुछ नहीं, बस कुछ लोग अपनी औकात से बढ़कर सपने देख रहे थे, उन्हें उनकी असली जगह दिखा रहा था। इतना कहकर मृत्युंजय डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, तभी उसकी नज़र महक पर जाती है। मृत्युंजय एक पल के लिए महक पर ठहरता है, लेकिन अगले ही पल उससे सवाल करता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मृत्युंजय की डरावनी आवाज़ सुनकर महक एक पल के लिए घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, मैं यहाँ अपने भाई का रिश्ता लेकर आई थी। महक की इस बात को सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मृत्युंजय कुर्सी से खड़ा होकर सीधा महक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और महक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, कौन सी शादी कंपनी में काम करती हो तुम? मृत्युंजय के सवाल को सुनकर महक कंफ्यूज होकर बोली, जी आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आया। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी? महक मृत्युंजय के सवाल को सुनकर बोली, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं तो बस अपने भाई का रिश्ता। मृत्युंजय महक की बात को बीच में काटकर गुस्से से बोला, औकात से बढ़कर सपने देखना तुम जैसे रोड छाप लोगों की फितरत है। अमीर होने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन नहीं, तुम लोगों को बड़े घर की बेटी को फंसाना अमीर होने का शॉर्टकट नजर आता है, ठीक कहा ना? मृत्युंजय की इस बात को सुनकर महक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है और जल्दी से कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, आपकी बहन और मेरा भाई दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मृत्युंजय मीरा की तरफ देखते हुए कोल्ड आवाज़ में बोला, मीरा, इज व्हाट दिस गर्ल इज सेइंग ट्रू? इफ यस देन टेल इमीडिएटली। मीरा मृत्युंजय की डरावनी आवाज़ सुनकर अंदर तक कांप जाती है और एक नज़र सुधांशु को देखने के बाद धीरे से कहती है, नो भाई, ये सिर्फ मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ता है, बाकी मैं इसे नहीं जानती। मृत्युंजय मीरा के जवाब को सुनकर महक की तरफ देखते हुए बोला, सो मिडिल क्लास गर्ल, सुना तुमने, मेरी बहन ने क्या कहा, अब अपने इस भाई और खुद को उठाओ और दफा हो जाओ मेरे घर से। महक मीरा की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, मीरा ऐसे झूठ मत बोलो, मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, मैं तुम्हारे घर वालों को मनाऊंगी, डरना बंद करो। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने जो कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। महक मृत्युंजय के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरा भाई सच में बहुत प्यार करता है आपकी बहन से, मैंने आज तक उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे, लेकिन आपकी बहन के लिए मेरा भाई रो रहा था, प्लीज़ अपनी बहन से पूछो ना, वो डर रही है आपसे, इसलिए झूठ बोल रही है। उद्धरण चिन्ह। मीरा खड़ी होकर महक के सामने जाती है और उसके हाथ को पकड़कर कहती है, इस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए, मैं नहीं प्यार करती आपके भाई से, दो वक्त प्यार से बात कर लेना, किसी से प्यार करना नहीं होता, अगर आपका भाई से प्यार समझता है तो वो बेवकूफ़ है, चले जाए यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। सुधांशु मीरा की तरफ देखते हुए बोला, मीरा तुम झूठ क्यों कह रही हो, हम पिछले 2 सालों से रिश्ते में हैं, तुम इस तरह से अपने भाई के डर से झूठ नहीं कह सकती। मीरा सुधांशु के हाथ को पकड़कर बोली, जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मेरे घर मत आना। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय मीरा की तरफ देखते हुए बोला, मीरा इस बात को कभी मत भूलना कि तुम किसकी बहन हो, और दूसरा, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है। मीरा मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोली, मुझे पता है भाई। मृत्युंजय महक और सुधांशु की तरफ देखता है, जो कि अभी तक गए नहीं थे, इसलिए वो गुस्से में जोर से कहता है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, निकालो इन लोगों को यहाँ से बाहर, और दोबारा इनके जैसे लो क्लास लोगों को बिना परमिशन के अंदर आने मत देना। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से आते हैं और महक सुधांशु को बाहर ले जाते हैं। मृत्युंजय गुस्से में बिना नाश्ता करे सीधे ऑफिस के लिए निकल जाता है। अवस्थी निवास। सुधांशु और महक हताश होकर वापस घर आ जाते हैं। उस वक्त उसकी मां मंदिर गई थी और उसके पिता अपनी शॉप पर थे। महक सुधांशु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, उदास होना बंद करो सिद्धू, मैं मीरा से एक बार और बात करूंगी। उद्धरण चिन्ह। सुधांशु महक की बात पर बोला, रहने दो दीदी, जब माँ बाप ही बच्चे को अपना नहीं है कहकर ठुकरा देते हैं तो बच्चा उसमें क्या कर सकता है, और मीरा ने तो साफ कह दिया कि मैं सिर्फ उसका क्लासमेट हूँ, इसलिए अब मैं भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। महक सुधांशु की बात पर और कुछ भी नहीं कह पाती और कुछ वक्त सुधांशु को अकेला छोड़ सीधे स्कूल के लिए निकल जाती है। 1 महीने बाद महक और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे कि महक के पिता कहते हैं, महक बेटा, कल सारंग विला जाना है डिलीवरी के लिए, सामान काफ़ी सारा है, इसलिए तुम्हें भी चलना होगा। उद्धरण चिन्ह। महक अपने पिता की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, पापा मैं मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा, ठीक है मैं चलूंगी, फिलहाल तो सो जाए। शेखर जी महक की बात पर बस मुस्कुरा देते हैं। अगली सुबह महक सुबह के 11 बजे अपने पिता के साथ सारंग विला जाती है। हो सकता था उन्हें वापस घर आने में रात हो जाए, क्योंकि डिलीवरी के साथ ही साथ उनके कुछ वर्कर भी वहां पर काम करने वाले थे, जिनकी देखरेख के लिए उन्हें वहां रुकना जरूरी था। महक और उसके पिता सीधा किचन की तरफ चले जाते हैं और शाम के वक्त महक को दुल्हन और बाकी लोगों को खाना सर्व करने के लिए कहा जाता है। महक वेटर की तरफ देखकर कहती हैं,
अंकल आप बाकी के मेहमान को दे दीजिए, मैं जाकर दुल्हन को खाना देकर करके आती हूँ। महक की बात पर वेटर अपना सिर हिला देता है तो महक खाना लेकर सीधा मीरा के कमरे में आ जाती है। महक जब मीरा के कमरे में आती है तो देखती है मीरा दुल्हन के लिबास में शीशे के सामने बैठी हुई थी। महक पीछे से मीरा की तारीफ करते हुए बोली, तुम काफ़ी सुंदर लग रही हो मीरा। मीरा महक की आवाज़ सुनकर जल्दी से पलटकर उसकी तरफ देखती है और हैरान होते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हो? अगर भाई ने आपको देख लिया तो गुस्से से पागल हो जाएंगे, आप जाइए यहाँ से। मीरा की बात सुनकर महक उसे शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जाओ मीरा, मैं यहाँ पर सुधांशु और तुम्हारे बारे में बात करने नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हें खाना देने आई थी क्योंकि हमने ही कैटरिंग का काम लिया था। मीरा महक के हाथ को पकड़कर धीरे से अपनी आंखों में नमी लिए बोली, मुझे माफ़ कर दो दी, मैं भाई के खिलाफ नहीं जा सकती। आफ्टर ऑल मैं अपने पूरे परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती क्योंकि कोई सुधांशु को नहीं अपनाएगा। मैंने प्यार तो कर लिया था लेकिन ये भूल गई थी कि हमारा कोई मैच नहीं है। महक मीरा की बात पर उसके हाथ में हाथ रखते हुए बोली, प्यार करना गलत नहीं होता मीरा, लेकिन अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाती तो हो सकता था मैं और मेरे भाई सारे कदम आगे बढ़ाकर तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार वालों को मना लेते, लेकिन तुमने पैर पीछे ले लिया, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। मीरा महक को गले लगाते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। महक धीरे से मीरा के पीठ को थपथपाने के बाद उससे अलग होकर बोली, मुझे दूसरी दुल्हन को भी खाना देने जाना है, तुम तैयार रहना, ठीक है? मीरा अपनी गर्दन हिला देती है और महक मीरा के बगल वाले कमरे में चली जाती है। तभी एक लड़की आकर कहती है, मंडप में दूल्हा बैठ चुका है, आपको चलना होगा, आप रेडी है ना? उद्धरण चिन्ह। महक उस लड़की की बात पर बोली, जी मैं नहीं हूँ, दुल्हन शायद बाथरूम में होगी, मैं तो बस खाना रखने आई थी। उद्धरण चिन्ह। महक की बात सुनकर वह लड़की बाथरूम में जाकर देखती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो लड़की बाथरूम से बाहर आकर महक की तरफ देखते हुए कहती है, दुल्हन कहाँ है? वो तो कमरे में नहीं है। महक उस लड़की की बात पर बोली, जी मुझे नहीं पता, मैं तो बस खाना रखने आई थी। तभी वहां पर मृत्युंजय आ जाता है। मृत्युंजय महक को देखकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो लड़की आई हुई थी मृत्युंजय को देखकर वहां से चली जाती है। महक मृत्युंजय के डरावनी आवाज़ को सुनकर घबरा कर बोली, मैं तो बस यहाँ पर खाना देने आई थी, मैं कैटरिंग वालों के साथ आई हूँ, मैंने खाना रख दिया, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर महक वहां से जाने लगती है कि तभी एक लड़की वहां पर आकर मृत्युंजय से कहती है, बॉस मिस नहीं है, वो शादी से भाग गई है। महक के कदम उस लड़की की बात सुनकर रुक जाते हैं। मृत्युंजय उस लड़की की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, लीजा आई डोंट केयर बट मुझे शनाया किसी भी कीमत में चाहिए। वो लड़की मृत्युंजय की बात पर बोली, आई एम सॉरी सर बट मैं मीरा मैडम की बात कर रही हूँ, वो एक लड़के के साथ बाहर जाती हुई दिखी हैं। मृत्युंजय गुस्से में महक की तरफ देखता है जो कि खुद सदमे में थी। मृत्युंजय उस लड़की को वहां से जाने का इशारा करता है तो वो लड़की वहां से चली जाती है। मृत्युंजय महक की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, अच्छा तो ये था तुम्हारा प्लान? उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय को अपनी तरफ आता हुआ देखकर महक अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, देखिए सर, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझ पर यकीन कीजिए। मृत्युंजय महक की बात पर उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, सीरियसली? तो तुम बताओ, कहाँ है मेरी बहन? तुम्हारे भाई के अलावा किसके साथ भाग सकती है वो? तुम ही लेकर आई थी ना रिश्ता उसका। उद्धरण चिन्ह। महक डरते हुए बोली, आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता, शायद कोई गलतफहमी हुई है, मुझे आप एक मौका दीजिए। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, राघव। मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज पर मृत्युंजय का असिस्टेंट राघव भागते हुए वहां आता है और जल्दी से अपना सिर झुकाकर कहता है, यस बॉस। मृत्युंजय राघव को घूरते हुए बोला, मीरा जिसके साथ भी भागी है उसे जान से मार दो और हाँ, मीरा को सही सलामत लेकर आना। राघव मृत्युंजय के ऑर्डर को सुनकर अपना सिर झुकाकर बोला, ओके बॉस। मृत्युंजय आगे बोला, जाकर सोनवानी से कहो मीरा की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए आज उनके बेटे की शादी नहीं हो सकती, लेकिन बहुत जल्द उन दोनों की शादी होगी। राघव मृत्युंजय के बात को सुनकर बोला, बॉस शनाया मैम। मृत्युंजय राघव के बात को बीच में काट कर बोला, कोई बात नहीं, यहाँ पर दुल्हन की कमी नहीं है, जिसने सारा प्लान किया है उसे ही भुगतान करना होगा। इतना कहकर मृत्युंजय महक की तरफ घूर कर देखता है। महक मृत्युंजय की बात पर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरी कोई गलती नहीं है सर, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मृत्युंजय राघव को वहां से जाने के लिए कहता है और महक की बांह को मजबूती से पकड़कर कहता है, नाटक करना बंद करो, मीडिया के सामने मैं अपनी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता तुम कौन हो क्या हो, लेकिन मेरे लिए मेरी रेपुटेशन सबसे आगे है, इसलिए इज्जत के साथ जोड़ा पहनो और मंडप में आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। महक मृत्युंजय की बात पर अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं आपको जानती भी नहीं और मैं आपके जैसे बदतमीज इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। मृत्युंजय गुस्से में महक को घूरते हुए बोला, क्या तुम पहले सुहागरात मनाना चाहती हो, उसके बाद शादी? अगर हाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तारांकन। कौन है शनाया और मीरा?
मृत्युंजय की धमकी को सुनकर क्या महक उससे शादी के लिए मान जाएगी? CH3 मृत्युंजय की बेशर्मी, महक का डर। मृत्युंजय की इस बात को सुनकर महक हैरानी से उसको देखते हुए बोली, आप एक इतने इज्जतदार परिवार के बेटे हैं, आप ऐसे घटिया बात कैसे कर सकते हैं? मृत्युंजय महक की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, इज्जतदार लोग ही सबसे ज्यादा घटिया होते हैं, क्या ये तुम्हें नहीं पता मिस फटीचर? उद्धरण चिन्ह। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, अगर मेरी बहन को लेकर भागने वाला तुम्हारा भाई हुआ तो मैं तुम्हारे भाई की लाश मुंबई के चौराहे पर टांग दूंगा, ताकि दोबारा कोई सारंगस के साथ ऐसी जलील हरकत करने की कोशिश ना करें। उद्धरण चिन्ह। महक मृत्युंजय के इस बात को सुनकर अंदर तक डर से कांप उठती है। उसके मन में बार बार सुधांशु का ख्याल आ रहा था। मृत्युंजय महक के गले को उसके बाल सहित पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को बिल्कुल अपने पास लाकर बोला, महक अवस्थी, मेरे पास वक्त नहीं है, मंडप में पंडित दुल्हन बुला चुका है, तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, खुद तैयार हो जाओ वरना तुम्हें तैयार करने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। महक मृत्युंजय के अचानक बाल को पकड़ने से दर्द से सिहर उठती है और जल्दी से कहती है, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज अगर मेरे भाई का इसमें कोई भी हाथ हुआ तो उसे छोड़ दीजिए, वो नासमझ है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए महक अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, तुम लोगों को पता है तुम मिडिल क्लास लोग कैसे होते हो, हमेशा अपनी आंखों में आंसू लिए इमोशनल फूल समझते हो हम अमीरों को और हाथ जोड़कर माफी मांगने चले आते हो, तो बताओ मेरी इज्जत तुम्हारे माफी मांगने से वापस आ जाएगी? महक मृत्युंजय अपने बाल को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, हर मिडिल क्लास इंसान एक जैसा नहीं होता। मृत्युंजय महक के बाल छोड़ देता है और कमरे से बाहर जाते हुए कहता है, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। मृत्युंजय कमरे से बाहर चला जाता है। महक अपनी आंखों में आंसू लिए शादी का जोड़ा उठाती है और कमरे में बने बाथरूम में चली जाती है। 10 मिनट बाद मृत्युंजय फिर से कमरे में आता है तो देखता है महक पूरी तरीके से रेडी थी। उसने एक शाही हार पहना हुआ था जिससे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मृत्युंजय की नज़र एक पल के लिए उस पर टिक जाती है, लेकिन अगले ही पल वो आगे बढ़कर एक बड़ा सा घूंघट महक के सिर पर डाल देता है और उसके हाथ को पकड़ कमरे से बाहर ले आता है। मीरा के बारे में राघव ने नीचे जाकर सबको बता दिया था, इसलिए फिलहाल के लिए सभी मीडिया वाले, सोनवानी परिवार और सारंग परिवार के लोग शांत थे। मृत्युंजय महक के साथ मंडप में बैठ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे शादी की रस्में पूरी होती हैं। आखिर में मृत्युंजय महक के मांग में सिंदूर डाल गले में मंगलसूत्र डालता है और पंडित जी उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, आप दोनों की शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, जाकर बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर खड़ा होता है और पूजा कर अपने पिता राजेंद्र सारंग और मां निर्जला सारंग से आशीर्वाद लेने के बाद अपने चाचा पीतांबर सारंग और चाची रचना सारंग के भी आशीर्वाद लेते हैं। 2 लड़के मृत्युंजय को गले लगाते हुए बोले, हैप्पी मैरिज ब्रदर। मृत्युंजय उन दोनों लड़कों से अलग होकर बोला, नो थैंक्स। उसके बाद कुछ लाइव इंटरव्यू होता है और मृत्युंजय के बॉडीगार्ड सारे मेहमान और मीडिया को वहां से रवाना कर देते हैं। अब वहां पर सिर्फ सारंग परिवार के लोग थे और सोनवानी परिवार के। तभी वहां पर शेखर जी महक को ढूंढते हुए आ जाते हैं। राजेंद्र सारंग शेखर जी की तरफ देखते हुए बोले, शेखर किसे ढूंढ रहे हो तुम? शेखर जी मिस्टर सारंग को देखते हुए बोले, मेरी बेटी यहाँ पर आई हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई, रात काफ़ी हो गई है और सारा काम भी खत्म हो गया है, इसलिए हम कह रहे थे कि अब यहाँ से चलते हैं। मृत्युंजय शेखर की बात पर बोला, डोंट वरी मिस्टर अवस्थी, आपकी बेटी अब यहाँ से वापस नहीं जा सकती क्योंकि वो मेरी बीवी बन गई है। मृत्युंजय की इस बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरानी से मृत्युंजय को देखते हैं। महक खुद सदमे में थी। मृत्युंजय महक के घूंघट को उठाकर फेंक देता है। महक की आंखों में आंसू थे। मृत्युंजय शेखर जी की तरफ देखकर बोले, आपको पता है आपकी बेटी को यहाँ क्यों रखा गया है? क्योंकि ये उसकी सजा है मुझसे मृत्युंजय सारंग से दुश्मनी का, और इस दुश्मनी में वो पूरी जिंदगी जलेगी। शेखर जी मृत्युंजय की बात सुनकर हैरानी से बोले, आप कहना क्या चाहते हैं बेटे? मुझे नहीं पता, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। मृत्युंजय शेखर जी के सामने जा अपने दांत पीसते हुए बोला, वो तो मुझे पता है आपकी बेटी कितनी शरीफ है, इसलिए पैसों के लालच में मेरी बहन को आपके बेटे के साथ भगा दिया। सोनवानी जब ये सुनते हैं तो मृत्युंजय के सामने आकर उसके बिजनेस पार्टनर कहता है, व्हाट नॉनसेंस मृत्युंजय, तुमने कहा कि मीरा का तबीयत खराब है, मीडिया के सामने तुम्हारे परिवार की इंसल्ट ना हो इसलिए तुमने नाटक किया कि मीरा की तबीयत खराब है। मृत्युंजय अपने बिजनेस पार्टनर की बात पर उसे घूरते हुए बोला, पहले तो तुम अपनी बेटी को संभाल कर रखो, मुझे भी कोई दिन में सपना नहीं आया था कि तुम्हारी बेटी भाग जाएगी, इसलिए मुझे इस लड़की से शादी करनी पड़ी, क्योंकि मैं अपनी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अपने बेटे को उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। बिजनेस पार्टनर कुबेर सोनवानी मृत्युंजय की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, मृत्युंजय सारंग, तुम्हारी इस बेइज्जती का बदला मैं बहुत बुरी तरीके से लूंगा।
मृत्युंजय कुबेर की बात पर बोला, मृत्यु को हराकर जिंदा होने वाला मृत्युंजय हूं मैं, बदला शायद शब्द तुम्हारे मुंह से दोबारा ना निकले। कुबेर सोनवानी, दफा हो जाओ यहाँ से। कुबेर एक नज़र नफरत के साथ महक को देखता है और उसका बेटा सुशांत भी महक को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए अपने परिवार के साथ सारंग विलास से निकल जाता है। शेखर जी महक के सामने जाकर बोले, महक ये सब क्या है बच्चा? महक अपने पिता की बात पर अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, पापा मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने किसी को नहीं भगाया, लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। राजेंद्र महक की तरफ देखते हुए बोले, तो तुम शनाया के कमरे में क्या कर रही थी? महक राजेंद्र की बात पर बोली, मैं वहां पर खाना देने गई थी अंकल, मैंने मीरा को भी खाना दिया है, और जब मैं वहां पहुंची तो देखा शनाया जी वहां पर नहीं थी। मृत्युंजय इरिटेट होकर बोला, बकवास करना बंद करो, जितना भी तमाशा है सब खत्म हो चुका है। शेखर जी मृत्युंजय की बात पर बोले, लेकिन ये शादी। मृत्युंजय शेखर जी की बात बीच में काट कर बोला, आई डोंट केयर, आपकी बेटी को एक बीवी होने के हर फर्ज को निभाना होगा, चाहे वो कैसे भी निभाए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर मृत्युंजय स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। मृत्युंजय की मां निर्जला सारंग महक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा तुम कुछ दिन पहले और आई थी ना अपने भाई का रिश्ता लेकर? महक अपने आंखों में आंसू लिए उनको देखते हुए बोली, अगर मुझे मेरे भाई के साथ ऐसा करना होता या फिर आप लोगों की बेइज्जती करनी होती तो मैं पहले ही उन दोनों को भगा चुकी होती। शादी के वक्त ऐसा तमाशा नहीं करती। मेरा यकीन कीजिए मुझे कुछ नहीं पता, बिना किसी गलती के मुझे सजा दी जा रही है। महक की बात पर राजेंद्र उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो और अब से तुम ही इस घर की बहू हो। मृत्युंजय की चाची रचना सारंग राजेंद्र की बात पर बोली, काहे की बहू एक सड़क छाप लड़की को सजा दी गई है और आप उसे नौकरानी की जगह बहुरानी बनाने के बारे में सोच रहे हो। मृत्युंजय चाचा पीताम्बर सारंग अपनी पत्नी के बात पर उसे घूरते हुए बोला, रचना तुम शांत रहो, उस लड़की की कोई गलती नहीं है, मृत्युंजय बिना किसी गलती के उसे सजा दे रहा है। उद्धरण चिन्ह। रचना मृत्युंजय की बात पर बोली, हाँ क्यों नहीं, शॉर्टकट जो अपनाया है अमीर बनने का, हमारी मीरा को भगा जो दिया घर से अपने उस फटीचर भाई के साथ। शेखर जी एक नज़र महक को देखने के बाद बोले, अगर सुधांशु ने ऐसा कुछ भी किया है महक, तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। महक शेखर जी की बात पर बोली, सुधांशु ऐसा नहीं कर सकता पापा, आपको पता है ना वह बहुत समझदार है, रिश्ते हैसियत और इज्जत को समझता है वो। शेखर जी राजेंद्र के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, अगर मेरी बेटी से कोई भी गलती हो तो छोटी बच्ची समझकर माफ कर दीजिएगा। निर्जला शेखर की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, अब महक हमारे परिवार की हिस्सा है, आप बेफिक्र होकर जाइए। शेखर अपना सिर हिलाता है और महक के सिर पर हाथ फेर वहां से घर के लिए निकल जाता है। फ्लैशबैक खत्म। मृत्युंजय का कमरा। महक बाथरूम में पानी के नीचे खड़ी इन सब घटनाओं को याद कर रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और पूरी तरीके से लाल हो गई थी। महक अपनी मुट्ठी मजबूती से कसते हुए खुद से कहती है, क्या मुझे नफरत करनी चाहिए उनसे कि उन्होंने बिना मेरी मर्जी के मुझसे शादी की और फिर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन मुझे खुद से नफरत क्यों हो रही है। तभी कोई बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। महक एक पल के लिए घबरा जाती है कि बाहर से मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज आती है, क्या पूरा पानी खत्म करने का इरादा है तुम्हारा? हर कोई तुम्हारी तरह फ्री नहीं होता। महक जल्दी से बाथरोब पहनकर कमरे से बाहर आ जाती है। मृत्युंजय दरवाजे पर खड़ा महक को घूरते हुए बोला, मुझे ये बाथरोब चाहिए। महक मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोली, मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है। मृत्युंजय महक की बात पर बिना किसी भाव के बोला, सो वॉट, रात में मैंने सब कुछ देख लिया है। आफ्टर ऑल तुम्हारी पूरी बॉडी स्कैन कर ली है, और इतनी सती सावित्री बनने का नाटक मेरे सामने मत करो, इसलिए मेरी बहन को अपने भाई के साथ भगाया है ना। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर झुकाकर धीरे से बोली, मैं आपको बाथरोब वापस कर दूंगी, आप जाकर शावर ले लीजिए। मृत्युंजय महक की तरफ घूर कर देखता है और बाथरूम में चला जाता है। महक क्लोजेट में जाकर देखती है और एक तरफ का स्लाइड खिसकाती है तो उसमें सिर्फ मृत्युंजय के फॉर्मल कपड़े रखे हुए थे। महक दूसरा स्लाइड सरकाती है तो वहां पर मृत्युंजय के कैजुअल कपड़े रखे हुए थे। महक एक गहरी सांस लेकर आखिरी शीशा खिसकाती है तो वहां पर लड़कियों के वेस्टर्न कपड़े थे और कुछ साड़ियां थी, लेकिन उनके ब्लाउज डीप के साथ बैकलेस थे। महक जल्दी से एक साड़ी उठाकर उसे पहनने लगती है। महक अपने बालों को टॉवल से खोल क्लोजेट से बाहर आती है और धीरे से बाथरूम के बाहर बाथरोब टांग देती है और बाहर से कहती है, मैंने बाथरोब बाहर रख दिया है, आप पहन लीजिएगा। तभी मृत्युंजय बाथरूम का दरवाज़ा खोल बाहर आता है और महक के हाथ को मजबूती से पकड़ खुद से सटा लेता है। महक अचानक मृत्युंजय के ऐसा करने पर घबरा जाती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं। मृत्युंजय महक के बाल को मजबूती से पकड़ लेता है और जोर से खींचता है तो महक का चेहरा ऊपर हो जाता है। मृत्युंजय अपनी लाल आंखों से महक को घूरते हुए कहता है, पूरी दुनिया के सामने तुम शनाया सोनवानी हो, किसी को नहीं पता कि तुम कौन हो, इसलिए बेहतर होगा दूसरों के सामने ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना।
महक अपनी आंखें दर्द में मजबूती से बंद कर लेती है और धीरे से कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज मेरे बालों को छोड़ो। मृत्युंजय महक को खुद से दूर करते हुए बोला, तुम सिर्फ तब तक हो यहाँ पर जब तक मीरा वापस नहीं आ जाती। जिस दिन मीरा वापस आए उस दिन तुम इस घर के बाहर मिलोगी। उद्धरण चिन्ह। महक मृत्युंजय की बात का कोई जवाब नहीं देती। मृत्युंजय महक के गले पर किस करने लगता है। तारांकन। क्या होने वाला है आगे इस कहानी का अंजाम। बिना किसी गलती के मिल रही सजा को महक कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। कब आएगी असलियत मृत्युंजय के सामने। क्या सच में मृत्युंजय महक को छोड़ देगा मीरा के वापस आने के बाद। CH4 पग फेरे की बात मीरा लापता। महक अचानक मृत्युंजय के ऐसा करने पर घबरा जाती है। मृत्युंजय महक को धकेलकर बिस्तर पर ले आता है और उसकी साड़ी की प्लेट को खोलते हुए महक के डीप ब्लाउज का हुक भी खोल देता है। महक मृत्युंजय को खुद से दूर करते हुए बोली, आप हर बार ऐसा कैसे कर सकते हैं। मृत्युंजय महक के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ बिस्तर पर दबाते हुए बोला, शादी के बाद ये कॉमन है बेबी, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें इतनी अंदर तक तोड़ना है कि दोबारा कभी मेरे सामने तुम एक उफ तक ना कहो। महक मृत्युंजय की बात पर अपनी आंखों में नमी लिए बोली, लेकिन एक शादीशुदा औरत के साथ उसका पति जबरदस्ती करे तो वो भी मैरिटल रेप कहलाता है और आप वही कर रहे हैं। मृत्युंजय महक के करीब आकर बोला, रियली तुम मुझे सिखाओगी कि तुम्हारे साथ मुझे क्या करना है। तो तुम बताओ बेबी, क्यों मेरे खिलाफ गई तुम। महक की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन मृत्युंजय के गुस्से के सामने सब बेकार था। मृत्युंजय महक के गले पर किस करते हुए बाइट भी करने लगता है। महक के दोनों हाथ मृत्युंजय के मजबूत पकड़ के कारण पूरी तरीके से सुन्न हो गए थे। महक मृत्युंजय को नहीं रोकती। मृत्युंजय अपनी मर्जी करता है, फिर कुछ देर के बाद सेटिस्फैक्शन में उसके बगल में लेट जाता है। महक खुद को देखती है, उसकी साड़ी बिस्तर के नीचे और उसका ब्लाउज आधा निकल चुका था। महक जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बाथरूम में जाने लगती है तो मृत्युंजय कहता है, मुझे पहले फ्रेश होने दो। महक मृत्युंजय की डरावनी आवाज़ सुनकर घबरा जाती है और चुपचाप बाथरूम के दरवाजे से हट जाती है। मृत्युंजय एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद बाथरूम में चला जाता है और कुछ देर में फ्रेश होने के बाद बाहर आता है तो महक बाथरूम में चली जाती है। महक कुछ देर बाद बाथरोब पहनकर बाहर आती है तो देखती है मृत्युंजय ब्लैक शर्ट के साथ 3 पीस बिजनेस सूट में कहर ढा रहा था। महक की नज़रें कुछ पल के लिए मृत्युंजय पर रुक जाती है। मृत्युंजय महक को बिना देखे कहता है, क्या अभी के रोमांस में मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया, जो तुम इस तरह से हवस भरी नज़रों से मुझे देख रही हो। कोई बात नहीं, रात को कंटिन्यू करेंगे। मृत्युंजय की नॉर्मल टोन में भी एक रुडनेस को भांपकर महक घबरा जाती है और जल्दी से क्लोजेट की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय बिना किसी भाव के उसे जाता हुआ देखता है और अपना लैपटॉप लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। महक रेडी होकर कमरे से बाहर आती है और सीढ़ियों से नीचे आते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ सब लोगों के साथ चली जाती है। महक देखती है, वहां पर उतने ही लोग थे जैसा उसने यहाँ पहली बार आने पर देखे थे, बस मीरा की कमी थी। सभी लोग महक को देखने लगते हैं। रचना महक की तरफ देख थोड़ी तीखी आवाज़ में बोली, क्या बात है, पता नहीं है क्या, शादी के दूसरे दिन पहली रसोई होती है, भले ही धोखे से क्यों ना बहू बन जाएं। उद्धरण चिन्ह। महक रचना की बात सुनकर सबकी तरफ देख जल्दी से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो टाइम पर उठ गई थी। लेकिन मृत्युंजय का छोटा भाई विकल्प महक की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, भाई ने आपको परेशान किया है ना भाभी। विकल्प की बात सुनकर महक थोड़ी सी शर्मा जाती है, लेकिन जब उसे मृत्युंजय की तीखी नज़र खुद पर महसूस होती है तो वो थोड़ी घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जल्दी से कुछ नाश्ते में बना देती हूँ। महक को घबराता हुआ देखकर निर्जला बोली, महक शांत हो जाओ, तुम रात का खाना बना देना, अभी का नाश्ता बन गया है। महक निर्जला की बात सुनकर थोड़ी शांत होती है और कहती है, आंटी मैं खाना सर्व कर देती हूँ। निर्जला महक की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, आंटी नहीं माँ कहो, क्योंकि अब तो तुम इस घर की बहू हो ना। राजेंद्र निर्जला का साथ देते हुए महक से बोले, निर्जला बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप हमें मम्मी और पापा कह सकते हैं और मेरे भाई को चाचा और चाची कहा सकती हैं। महक राजेंद्र की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, धन्यवाद। राजेंद्र महक के रिएक्शन को देखकर बोला, महक यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कोई कुछ कहे तो मुझे आकर बताना। मृत्युंजय अपनी कठोर आवाज़ में बोला, बातें हो गई हो तो क्या नाश्ता कर सकते हैं, या फिर आपकी नई बहुरानी की बातों से ही पेट भरने वाला है सभी का। मृत्युंजय की बात सुनकर सब लोग चुपचाप अपना नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता हो जाने के बाद सभी अपने अपने काम के लिए निकलने लगते हैं कि महक मृत्युंजय से धीरे से कहती है, सुनिए। रचना फिर से जोर से बोली, क्या तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है कि अच्छे काम में जाते वक्त पीछे से टोकते नहीं हैं। महक रचना की बात पर खामोश हो जाती है। मृत्युंजय महक को घूरते हुए कहता है, अब कुछ तुम्हारे मुंह से फूटेगा, या फिर मुझे और वेट करना है, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। महक मृत्युंजय की गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर जल्दी से बोली, क्या मैं पापा मम्मी से मिलने जा सकती हूँ, वो लोग बहुत परेशान होंगे।
महक की बात सुनकर रचना बिफरते हुए बोली, हमारी घर की बेटी को अपने उस 2 कौड़ी के भाई के साथ भगाने के बाद तुम फिर से उन फटीचरों के घर जाना चाहती हो। तुम्हें अपने माँ बाप का दर्द दिख रहा है, लेकिन हमारी जो बेइज्जती हुई है वो नहीं नजर आ रही। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, इस घर से अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मृत्युंजय की धमकी सुनकर महक कुछ भी नहीं कहती। उसकी आंखों में हल्की नमी छा गई थी, लेकिन वो फिर भी मृत्युंजय से कुछ भी नहीं कहती। मृत्युंजय महक को एक नज़र देखने के बाद वहां से निकल जाता है। विकल्प महक के पास आकर कहता है, डोंट वरी भाभी, मैं आपके फैमिली वालों को कह दूंगा कि आप बिल्कुल ठीक हो। महक अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए हल्का मुस्कुरा के विकल्प से बोली, थैंक यू भैया। विकल्प महक के सिर्फ थपथपा देता है और मृत्युंजय के पीछे निकल जाता है। रचना महक को देखते हुए बोली, चलो कुछ काम है जो तुम्हें करना होगा। महक रचना की बात सुनकर जल्दी से बोली, जी ठीक है। निर्जला रचना की तरफ देखते हुए बोली, रचना ये तुम कैसा सलूक कर रही हो महक के साथ। उद्धरण चिन्ह। रचना निर्जला की बात पर बोली, दीदी मृत्युंजय की परवरिश मैंने किया, इसलिए उसकी दुल्हन पर भी मेरा हक है, आपका नहीं। उद्धरण चिन्ह। निर्जला रचना की बात पर बोली, लेकिन रचना निर्जला की बात को बीच में काट कर बोली, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। निर्जला रचना से और ज्यादा बहस नहीं करती और महक के हाथ को पकड़कर कहती है, महक चलो मेरे साथ। रचना बस गुस्से में निर्जला की तरफ देखती है और महक से कहती है, तुम बस कुछ दिन की मेहमान हो इस घर में, फिर देखना कैसे मेरा मृत्युंजय तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकालता है। महक रचना की बात पर कुछ नहीं कहती। निर्जला महक को लेकर वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रचना महक को जाता हुआ घूर कर देखती है और खुद भी अपने कमरे में चली जाती है। सारंग कॉर्पोरेशन। मृत्युंजय अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और विकल्प अंदर आता है। मृत्युंजय जो कि फाइल पढ़ रहा था, बिना विकल्प की तरफ देखे कहता है, किसी भी तरीके से उस लड़की की सफाई मेरे सामने पेश मत करना, अगर तुम्हें करना हो तो यहाँ से दफा हो सकते हो। मृत्युंजय की बात पर विकल्प उसके सामने एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, मैं यहाँ पर भाभी की वकालत करने नहीं आया हूँ भाई, मैं बस ये फाइल देने आया था। मृत्युंजय उस फाइल को उठाता है और 2-3 पेज पलटने के बाद फिर से सामने के डेस्क पर पटकते हुए कहता है, अकाउंट में गड़बड़ी है। विकल्प मुंह बनाते हुए फाइल उठा लेता है और वहां से जाने से पहले कहता है, चाहे आप महक भाभी को अपनी पत्नी माने या ना माने, लेकिन पत्नी होने का अधिकार तो आपने उन्हें दे दिया है ना। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय अपनी तिरछी नजरों से विकल्प को घूरते हुए बोला, गेट लॉस्ट। विकल्प वहां से चला जाता है। तभी वहां पर पीताम्बर आते हैं। मृत्युंजय उनकी तरफ देखते हुए बोला, चाचा। पीताम्बर मृत्युंजय की बात पर बोले, मृत्युंजय रिश्ते। पीताम्बर अभी कह रहे थे कि मृत्युंजय बीच में कहता है, ऑफिस में फैमिली मैटर बिल्कुल नहीं आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए था ये रूल, इस बारे में घर में बात करेंगे यहाँ नहीं। पीताम्बर मृत्युंजय की बात पर बोला, जय मुझे पता है कि तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस लड़की की कोई गलती नहीं है, तुम उसे बेवजह गलत समझ रहे हो और सजा दे रहे हो। मृत्युंजय पीताम्बर की बात पर कड़क आवाज में लेकिन शांति से बोला, हर गरीब एक जैसा होता है, जहां पैसे और प्रॉफिट ज्यादा मिले उसके कदम वही जाते हैं और महक अवस्थी ने जानबूझकर मेरी बहन के साथ अपने भाई को फंसाया है। पीताम्बर एक गहरी सांस लेकर बोला, इस बात के बारे में तो हमें जब मीरा और महक का भाई मिलेगा तभी पता चलेगा। मृत्युंजय पीताम्बर की बात पर बोला, मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा, मैंने अपने लोग सुधांशु को पता लगाने के लिए भेज दिए हैं। मृत्युंजय की बात पर पीताम्बर बोला, मिताली आने वाली है, तुम क्या जवाब देने वाले हो उसे? मुझे नहीं लगता कि किसी को जवाब देने की जरूरत है, मेरी शादी हो चुकी है, अब मुझे काम करने दीजिए, मृत्युंजय ने फिर से फाइल पढ़ते हुए कहा। पीताम्बर मृत्युंजय को एक नज़र देखने के बाद केबिन से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय फिर से अपने काम में लग जाता है। सारंग विलास। निर्जला महक के साथ कमरे में बैठी हुई उसे कुछ गहने दिखा रही थी। महक निर्जला की तरफ देखते हुए कहती है, माँ आप ये सारे गहने मुझे क्यों दिखा रही हैं? निर्जला महक की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो और मृत्युंजय की पत्नी और सबसे बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारा हक है इस घर की पुश्तैनी चीजों का तुम ख्याल रखो। उद्धरण चिन्ह। निर्जला की बात सुनकर महक उन्हें बोली, लेकिन इन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, मुझसे बेहतर तरीके से आप इन सभी चीजों का ख्याल रख सकती हैं। एक बात हमेशा याद रखना महक, जो चीजें ऊपर से हमेशा आसान लगती है वो अंदर से खोखली होती है। इस घर में एक दूसरे के लिए सबके दिल में प्यार है, लेकिन कोई जताता नहीं है, निर्जला ने महक को समझाते हुए कहा। महक निर्जला की बात पर अपनी गर्दन हिला देती है कि एक नौकर निर्जला के पास आकर कहता है, मैम नीचे शेखर जी आए हैं। उद्धरण चिन्ह। महक उस नौकर की बात सुनकर जल्दी से खड़े होते हुए बोली, पापा आए हैं। फिर निर्जला को देखते हुए बोली, क्या मैं? हाँ चलो। निर्जला भी महक के साथ खड़े होते हुए बोली। महक जल्दी से कमरे से बाहर जाती है तो देखती है नीचे शेखर जी खड़े हुए थे। महक सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जल्दी से जाकर शेखर को गले लगा लेती है और रुंधे हुए गले से कहती है, पापा। शेखर महक के पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, क्या हो गया बच्चा, तुम ठीक तो हो ना?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, बस आप लोगों से दूर नहीं रही ना, इसलिए बहुत मिस कर रही थी आप लोगों को, महक ने शेखर से अलग होते हुए कहा। शेखर निर्जला की तरफ देखते हुए बोला, बहन जी, शादी के दूसरे दिन लड़की को पग फेरे की रस्म के लिए मायके जाना होता है, इसलिए मैं महक को लेने आया हूँ। अगर आप लोग इजाज़त। इजाज़त? तुम्हारी बेटी ने तो हमारे घर की इज्जत उछालने से पहले हमारी इजाज़त नहीं ली, तो फिर उसे पग फेरे के रस्म के लिए किस हक से लेने आए हैं आप? रचना ने आते हुए कहा। रचना की आवाज़ सुनकर महक अपना सिर उठाकर उसको देखते हुए बोली, आंटी मुझे पग फेरे के लिए जाने दीजिए। तारांकन, क्या महक की इस रिक्वेस्ट को मृत्युंजय एक्सेप्ट करेगा? कहाँ गई है मीरा? क्या सुधांशु ही वो लड़का है जो मीरा को लेकर भागा है, या फिर मीरा किसी और के साथ भाग गई? CH5 महक की मुसीबतें। महक की बात को सुनकर रचना उसे घूरते हुए बोली, इस घर में वही होता है जो मृत्युंजय चाहता है, और अगर तुम्हें जाना है तो मृत्युंजय से पूछो। निर्जला रचना की तरफ देखते हुए थोड़े गुस्से में बोली, चुप रहो रचना, किसी से बात करने की तमीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है क्या? तुम्हें नहीं पता मेहमानों से कैसे बात करते हैं? रचना निर्जला की बात पर बोली, मुझे बेहतर तरीके से पता है दीदी किससे कैसे बात करनी है, औकात को देखकर लोगों को जज किया जाता है। शेखर रचना की बात पर बोले, बहन जी, हम भले ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन इज्जत की रोटी खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। बेटी के घर आए हैं इसलिए हम आपको कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, अगर मैं कुछ और कहूं तो क्या तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? रचना ने गुस्से में कहा। महक शेखर के हाथ को पकड़कर बोली, पापा हम कल आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे, लेकिन प्लीज़ आप यहाँ मत आइएगा। जिस घर में मेरे पिता की इज्जत ना हो, मैं नहीं चाहती कि आप वहाँ फिर से जलील होने आए। लेकिन बेटा, पग फेरे के रस्म के लिए जाना होता है, शेखर जी ने महक को समझाने के नाते कहा। निर्जला शेखर की तरफ देखते हुए बोली, भाई साहब आप फिक्र मत कीजिए, हम महक को कल मृत्युंजय के साथ भेज देंगे, हमें यकीन है मृत्युंजय मना नहीं करेगा। शेखर निर्जला को शुक्रिया भरी नज़र से देखने के बाद महक के सिर पर हाथ फेर साथ लाए गिफ्ट्स को कॉफ़ी टेबल पर रखकर वहां से चले जाते हैं। रचना महक के पास जाकर उसे घूरते हुए कहती हैं, मृत्युंजय ने क्या कहा है तुम्हें सुनाई नहीं दिया है क्या? अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाले तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। महक रचना की बात पर कुछ नहीं कहती तो रचना महक के हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए स्टोर रूम की तरफ ले जाती है और अंदर धक्का देते हुए कहती है, ये स्टोर रूम पूरा साफ करो, जब तक साफ नहीं होगा तुम्हें खाने को भी नहीं मिलेगा। महक गिरते गिरते खुद को संभाल लेती है और धीरे से कहती है, मैं साफ कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। निर्जला रचना को नाराजगी में देखते हुए बोली, रचना ये जो तुम कर रही हो ना, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। महक इस घर की बहू है, ना कि नौकर। रचना निर्जला की बात पर बोली, दीदी आप चुप रहिए, मुझे अच्छे से पता है इनके जैसी टेढ़ी खीर को कैसे सीधा करना है। निर्जला महक की तरफ देखने लगती है तो महक कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से, मेरे कारण अपने रिश्ते खराब मत कीजिए। निर्जला सिंपैथी भरी नज़रों से महक को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। रचना महक को घूरने के बाद मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। शाम का वक्त। मृत्युंजय, विकल्प, पीतांबर और राजेंद्र ऑफिस से शाम को घर आते हैं। महक ने तब तक स्टोर रूम साफ कर लिया था और वो थक कर अपने कमरे में जा चुकी थी। मृत्युंजय अपनी सरसरी नज़र हॉल में डालने के बाद सीधे अपने कमरे में आ जाता है। उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। मृत्युंजय अपने हाथ में पकड़ा बैग सोफे पर रख देता है और अपना कोट निकालकर सोफे पर रखने के बाद शर्ट के बटन खोलते हुए उसे भी निकालकर सोफे पर फेंक देता है। कुछ देर बाद महक बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आती है। उसे नहाना पड़ा क्योंकि धूल मिट्टी के कारण वो पूरी तरीके से गंदी हो गई थी। महक की नज़र मृत्युंजय पर जाती है जो कि उसे ही देख रहा था। मृत्युंजय महक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। महक मृत्युंजय को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बाथरोब को कसकर पकड़ लेती है और अपना सिर झुका लेती है। महक को मृत्युंजय की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मृत्युंजय हल्का नीचे झुककर महक के गले पर बाइट कर लेता है। महक का शरीर ठंडा था। मृत्युंजय के गर्म होठ के एहसास से ही वो अपनी आंखें मींच लेती है। मृत्युंजय महक के गले पर किस करते हुए उसके कान में जाकर धीरे से बोला, कैसा लग रहा है? रोड से सीधा मखमली गद्दे पर आते हुए। मृत्युंजय की इस इंसल्ट को सुनकर महक की आंखों में नमी तैर जाती है। महक अपनी भीगी पलकें उठाकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, आप जैसा समझ रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मृत्युंजय महक से दूर होकर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, सच में? कौन लड़की कहती है कि मैं पैसों के लिए किसी से शादी कर रही हूँ या फिर किसी की दुल्हन को मंडप से भगा सकती हूँ? महक मृत्युंजय की बात पर बोली, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मृत्युंजय महक के बाजू को मजबूती से पकड़कर गुस्से से बोला, अगर मुझे मेरी बहन सही सलामत नहीं मिली तो तुम्हारे भाई की लाश भी तुम्हें सही सलामत नहीं मिलेगी। सर हमें दर्द हो रहा है, महक ने मृत्युंजय से अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। मृत्युंजय महक को पकड़कर बिस्तर की तरफ धकेलते हुए बोला, दर्द तो मुझे हो रहा है, जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ मेरे सीने में आग लग रही है कि
तुम वही लड़की हो जिसके कारण मेरी दुल्हन भागी और तुम्हारा भाई मेरी बहन को लेकर भागा, मेरी इंसल्ट हुई। महक अपनी आंखों में आंसू लिए मृत्युंजय से बोली, मेरी क्या गलती है, मेरा भाई आपकी बहन को लेकर नहीं भाग सकता, मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है। तो तुम क्या कहना चाहती हो, मेरी बहन तुम्हारे भाई के अलावा किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और उसी के साथ उसने अपनी शादी छोड़कर भागना ज्यादा बेहतर समझा। मृत्युंजय ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज को सुनकर महक घबरा जाती है कि तभी महक का फोन बजने लगता है। मृत्युंजय गुस्से में महक का फोन देखता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। मृत्युंजय ऐसा करने पर महक डर से अपनी आंखें मींच लेती है। मृत्युंजय महक के जबड़े को मजबूती से पकड़कर कहता है, दोबारा अगर मेरे सामने मुंह खोलने की कोशिश करोगी तो तुम्हें बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। महक जल्दी से अपना सिर हिला देती है। मृत्युंजय उसके चेहरे को झटकते हुए बाथरूम में चला जाता है। महक खुद को संभालते हुए जल्दी से क्लोजेट की तरफ चली जाती है और अपने लिए एक पतली सी सिल्क की साड़ी उठाकर पहन लेती है। फिर बाथरोब बाथरूम के बाहर टांग जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। महक जब नीचे आती है तो देखती है सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। विकल्प महक से बोला, भाभी आज आपकी पहली रसोई है, हमें कुछ मीठा खिलाए। विकल्प की बात पर महक हल्का मुस्कुराकर बोली, आप क्या खाना चाहते हैं भैया। विकल्प महक की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, रिश्ते में आप हमसे बड़ी है इसलिए देवर जी कहिए, लेकिन उम्र में तो आप मुझसे बड़े हैं ना भैया, इसलिए मैं आपको भैया ही बोलूंगी, महक ने हल्का मुस्कुराकर कहा। महक की बात पर वहां बैठे सब लोग मुस्कुरा देते हैं। रचना चिढ़ते हुए महक से कहती है, अब क्या अपनी बातों से ही हम सबका पेट भरने वाली हो। रचना की तेज आवाज सुनकर महक जल्दी से बोली, जी नहीं, मैं अभी बनाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर महक किचन की तरफ चली जाती है। पीताम्बर रचना की तरफ देखते हुए बोला, ये कैसा सुलूक कर रही हो तुम, ये बात मत भूलना जितना तुम्हारा महक पर हक है उतना ही निर्जला भाभी का भी है। रचना पीताम्बर की बात पर उसे देखते हुए बोली, हाँ तो हम कौन सा मना कर रहे हैं, जताए हक जो करना है करे, हम किसी से कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अगर किसी ने भी उस लड़की को सिर चढ़ाने की कोशिश की तो हम उसे वापस जमीन पर गिराने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। पीताम्बर रचना से ज्यादा बहस नहीं करता क्योंकि उसे पता था रचना से बहस करना मतलब दीवार पर अपना सिर मारना था। महक किचन में आती है तो देखती है वहां पर शेफ पहले से ही खड़े हुए थे कि तभी पीछे पीछे रचना भी आ जाती है और शेफ से कहती है, आज आप लोगों की छुट्टी, आज का सारा खाना हमारी नई बहुरानी बनाएगी। उद्धरण चिन्ह। रचना की बात सुनकर शेफ थोड़ा हैरान हो जाते हैं। महक उन लोगों को हल्का मुस्कुरा कर कहती है, मैं खाना बना लूंगी, आप लोग जाकर आराम कीजिए। उद्धरण चिन्ह। महक की बात पर वो लोग अपना सिर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद रचना महक को घूरते हुए कहती है, मृत्युंजय को इलायची और काजू से एलर्जी है, पहले से बता दे रही हूँ, अगर तुमने किसी भी खाने में इन दो चीज़ों का इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि मैं मृत्युंजय के तबीयत को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। उद्धरण चिन्ह। महक रचना की धमकी को सुनकर जल्दी से बोली, जी हाँ फिक्र मत कीजिए। रचना वहां से चली जाती है। महक एक गहरी सांस लेकर खाना बनाना शुरू कर देती है। रात का वक्त। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मृत्युंजय भी डिनर के लिए नीचे आता है तो उसे बाकी दिनों से अलग खाने की खुशबू महसूस होती है। रचना महक को बोली, अब खड़ी खड़ी देखती रहोगी या फिर सबको खाना दोगी। रचना की बात पर महक जल्दी से सबको खाना परोसना शुरू कर देती है। उसने खाने में गोभी की सब्जी, भिंडी फ्राई, पनीर कोफ्ता, पराठे और चावल बनाया था और मीठे में खीर बनाई हुई थी। राजेंद्र पूरा खाना देखते हुए हल्का मुस्कुरा कर बोले, सच में अपने लोगों के हाथों के खाने का स्वाद अलग ही होता है। उद्धरण चिन्ह। राजेंद्र की बात पर महक उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, ऐसी बात है तो मैं हर रोज तीनों समय का खाना बना दूंगी। उद्धरण चिन्ह। रचना महक की बात पर फिर से उसे ताना देते हुए बोली, अच्छी बात है, मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा कुछ काम ही कर लोगी। रचना की बात पर महक कुछ नहीं कहती। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। विकल्प जल्दी से खीर की कटोरी उठाकर उसे खा लेता है और अपनी कटोरी आगे लाते हुए महक से कहता है, भाभी एक कटोरी और। उद्धरण चिन्ह। महक हैरानी से उसे देखती है और मुस्कुराते हुए उसे खीर देती है। सभी लोग अपना अपना डिनर करने लगते हैं। महक खड़ी देखती है कि मृत्युंजय सब लोगों के लिए बने खीर में से अपने लिए निकाल रहा है तो वो कहती है, आप रुकिए। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसकी तरफ देखते हुए बोला, सीरियसली मुझे डिनर करने से रोक रही हो क्यों? मैं आपको खाना खाने से नहीं रोक रही हूँ, मैंने आपके लिए दूसरी खीर बनाई है, इसमें काजू और इलायची का इस्तेमाल किया है, आपके लिए दूसरी लाती हूँ। इतना कहकर महक जल्दी से किचन में चली जाती है और एक कटोरी लाकर मृत्युंजय के सामने रख देती है। मृत्युंजय एक नज़र महक को देखने के बाद अपना डिनर कंप्लीट करता है और उठकर अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है तो निर्जला कहती है, जय हमें आपसे कुछ बात करनी थी। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय निर्जला की बात पर रुक जाता है और कहता है, जी कहिए। निर्जला महक को एक नज़र देखने के बाद मृत्युंजय से बोली,
आज सुबह जब आप ऑफिस गए थे तब महक के पापा आए थे पग फेरे की रस्म के लिए। हम चाहते हैं कि महक ये रस्म पूरी करे। उद्धरण चिन्ह। राजेंद्र निर्जला की बात पर उसका साथ देते हुए मृत्युंजय से बोली, निर्जला सही कह रही है, हर नई नवेली दुल्हन को पग फेरे की रस्म पूरी करनी होती है। अगर आपके पास समय हो तो कल महक को लेकर उनके घर चले जाएगा। राजेंद्र की बात पर मृत्युंजय एक नज़र महक को देखने के बाद बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं नहीं जा सकता, विकल्प को भेज दीजिए। इतना कहकर मृत्युंजय चला जाता है। महक मृत्युंजय की बात पर खुश हो जाती है। रचना घूरकर उसकी तरफ देखती है तो महक चुप हो जाती है। सभी लोग अपना अपना डिनर कर कमरे की तरफ चले जाते हैं। महक सबके जाने के बाद अपना डिनर करने लगती है। विकल्प आकर उसके सामने बैठ जाता है। महक विकल्प को देखकर बोली, भैया आप गए नहीं, क्या हो गया? विकल्प महक की बात पर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ बैठने आया था, क्योंकि मॉम कहती है कि जब कोई खाना खाता रहे तो उसे देखना नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ रहना चाहिए ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। महक विकल्प की बात पर मुस्कुराती है तो विकल्प कहता है, वैसे भाभी आपकी फैमिली में कौन कौन है? विकल्प के सवाल पर महक मुस्कुराते हुए बोली, मेरी फैमिली में मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा भाई सुधांशु है। उद्धरण चिन्ह। विकल्प महक की बात पर हल्का शरारती आवाज में बोला, आपका कोई बॉयफ्रेंड था? महक विकल्प की बात पर कुछ देर उसे घूरती है, फिर हंसते हुए कहती है, हाँ, मेरे जैसी बोरिंग लड़की के साथ कौन रिलेशनशिप में आना चाहेगा? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और इतना वक्त भी नहीं था कि हम ये सब करें, लेकिन मेरे दोस्त जरूर हैं। उद्धरण चिन्ह। विकल्प महक की बात पर एक्साइटेड होते हुए बोला, दोस्त क्या नाम था उनका? महक अजीत के बारे में सोचते हुए बोली, उनका नाम अजीत शर्मा था। विकल्प फिर से पूछते हुए बोला, और आप क्या काम करती थी? मैं स्कूल में डांस एकेडमी चलाती थी और वहाँ पर टीचर थी। जब खाली वक्त होता था तब पापा का साथ दिया करती उनके काम में। भाई दिन भर पढ़ाई में बिजी रहता और माँ हम सब की ज़रूरतों को पूरा करने में बिजी रहती। बस इसी तरह खुशियों से चल रही थी हमारी जिंदगी। महक ने पुराने दिनों को याद करते हुए विकल्प को जवाब दिया। विकल्प महक की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, छोटा परिवार कितना अच्छा होता है भाभी, हर तरफ खुशियाँ होती है। आप बहुत मिस करती होंगी ना अपने फैमिली को? महक की आंखें हल्की नम हो जाती हैं और वो धीरे से अपना सिर हिला देती है तो विकल्प चहकते हुए कहता है, कोई बात नहीं, कल मैं आपको लेकर चल रहा हूं ना आपके घर, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाना होगा। उद्धरण चिन्ह। महक विकल्प की बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोली, फिक्र मत कीजिए, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। विकल्प अपना सिर हिलाता है। महक अपना खाना कंप्लीट कर जाकर सारे प्लेट धोकर स्लाइड में अरेंज कर देती है। विकल्प महक के काम में उसकी मदद करता है और दूध का गिलास लेकर और एक बोतल पानी लेकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए महक से कहता है, गुड नाइट भाभी, कल मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। महक विकल्प की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, गुड नाइट, और अपने कमरे की तरफ आ जाती है। महक जब अपने कमरे में पहुंचती है तो देखती है मृत्युंजय बिस्तर पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम करता हुआ काफ़ी सीरियस लग रहा था। महक मृत्युंजय की तरफ एक नज़र देखने के बाद तकिया और ब्लैंकेट लेकर काउच पर चली जाती है। मृत्युंजय महक को एक नज़र देखने के बाद तेज आवाज में बोला, तुमसे कहा मैंने वहां सोने के लिए। उद्धरण चिन्ह। तारांकन। क्या कभी मृत्युंजय और महक का रिश्ता नॉर्मल हो पाएगा? महक रिश्तों को सुझाने के लिए कैसे एफर्ट्स करेगी? मृत्युंजय कब महक का साथ देना शुरू करेगा? च6 महक की बढ़ती मुश्किलें। महक मृत्युंजय को एक नज़र देखने के बाद तकिया और ब्लैंकेट लेकर काउच पर चली जाती है। मृत्युंजय महक को एक नज़र देखने के बाद तेज आवाज में बोला, तुमसे कहा मैंने वहां सोने के लिए। महक मृत्युंजय की तेज आवाज़ सुनकर थोड़ी घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, आप काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब होगा तो आप गुस्सा करेंगे। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्यों? क्या तुम नींद में कराटे करती हो या खर्राटे लेती हो जो तुम्हारे बिस्तर पर सोने से मुझे डिस्टर्ब होगा? और ये किंग साइज बिस्तर है, तुम्हारे घर का छोटा सा पलंग नहीं। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। हर रात और दिन जिसके ऊपर मैं अपना फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन निकालता हूँ उसे फिजिकली तौर पर कशमकश करने कैसे दे सकता हूँ, इसलिए कह रहा था आराम से आकर बिस्तर पर सो जाओ। मृत्युंजय ने महक को नीचा दिखाते हुए कहा। मृत्युंजय की बात पर महक कुछ नहीं कहती और आकर चुपचाप बिस्तर के एक कोने पर लेट जाती है। अगली सुबह महक की नींद खुलती है। वो देखती है कि मृत्युंजय उसे गले लगाकर सो रहा था। मृत्युंजय को अपने इतने पास देखकर महक थोड़ा घबरा जाती है और 1 इंच भी नहीं हिलती। महक मृत्युंजय के कान पर हल्का सा अपने बाल को उठाकर खुजली करती है तो मृत्युंजय अपने कान को सहलाते हुए करवट बदल लेता है। महक एक राहत की सांस लेकर जल्दी से बिस्तर से उतर जाती है और बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद महक फ्रेश होकर आती है तो देखती है मृत्युंजय अभी भी सो रहा था। महक को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि मृत्युंजय ज्यादा देर तक सोता नहीं था। महक क्लोजेट की तरफ चली जाती है और एक सिल्क की क्रीम कलर की साड़ी उठाकर उसे पहन लेती है और अपने बालों को सुखाते हुए क्लोजेट से बाहर आकर मांग में सिंदूर डाल और चूड़ी पहन रेडी हो जाती है। महक घड़ी देखती है और जिसमें सुबह के 7 बजे बज रहे थे।
महक मृत्युंजय को देखती है और उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर कर जल्दी से कमरे से बाहर आ जाती है। महक जब कमरे से बाहर आती है तो देखती है सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। महक जाकर आरती करती है और किचन में चली जाती है। महक चाय बनाते हुए वहां पर खड़े शेफ से बोली, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके सर सुबह कॉफ़ी पीते हैं या चाय? शेफ महक की बात पर बोला, मैम क्या सर जिम से आ गए? उद्धरण चिन्ह, जी नहीं, वो तो अभी तक नहीं उठे, इसलिए पूछ रही थी कि आप बता सकते हैं कि वो सुबह क्या पीते हैं? महक ने जवाब देने के साथ सवाल भी किया। शेफ की बात पर थोड़ा हैरान होने के बाद धीरे से बोला, सर शुगर फ्री कॉफ़ी पीते हैं। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, क्या आप सभी मुझे घर वालों के सुबह का स्केड्यूल बता सकते हैं? वहां पर खड़ी एक फीमेल सर्वेंट महक से बोली, मैम आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब यहाँ पर ये सारा काम कर लेते हैं, आप बस ये बताइए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम अभी आपको अरेंज करके दे देते हैं। उद्धरण चिन्ह, महक उस सर्वेंट की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, मुझे अपना काम खुद करना अच्छा लगता है और मुझे आदत है, बाकी अगर आप नहीं बताना चाहती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके बॉस की कॉफ़ी लेकर चली जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह, महक की बात पर मृत्युंजय के लिए कॉफ़ी बना रहा शेफ ट्रे में कॉफ़ी सर्व करके महक को दे देता है। महक उसे मुस्कुराते हुए थैंक यू कहकर अपने कमरे में आ जाती है। वो जब कमरे में आती है तो देखती है मृत्युंजय अभी भी सो रहा था। महक को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो कॉफ़ी का ट्रे कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए बिस्तर की तरफ आती है। महक थोड़ी हिचकिचाते हुए मृत्युंजय से बोली, सुनिए। मृत्युंजय कोई जवाब नहीं देता। महक मृत्युंजय के कंधे की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए धीरे से बोली, सुनिए। उद्धरण चिन्ह, मृत्युंजय फिर भी महक की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। महक को अजीब लगता है। वो मृत्युंजय के माथे पर अपना हाथ रखती है तो मृत्युंजय का माथा आग की भट्टी की तरह तप रहा था। महक मृत्युंजय की हालत पर हैरान होती है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करने के बाद कमरे से बाहर जाते हुए कहती है, विकल्प भैया। उद्धरण चिन्ह, महक की आवाज़ पर सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। विकल्प उसकी तरफ आते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी? उद्धरण चिन्ह, भैया प्लीज़ क्या आप डॉक्टर को बुला सकते हैं, उन्हें बहुत तेज़ बुखार है, महक ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा। विकल्प अपना फ़ोन निकालते हुए बोला, डोंट वरी भाभी, कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर सक्सेना को कॉल करता हूँ। इतना कहकर विकल्प डॉक्टर सक्सेना को कॉल करता है। महक विकल्प की बात सुनकर महक जल्दी से किचन में जाती है और एक बड़े से बाउल में कुछ पट्टियाँ रखने के बाद बर्फ़ वाला ठंडा पानी लेकर कमरे में आ जाती है। तब तक पूरी फैमिली मृत्युंजय के कमरे में पहुंच चुकी थी। सभी लोग थोड़े परेशान थे क्योंकि मृत्युंजय को ऐसे फीवर अचानक नहीं आता था। महक जल्दी से ठंडी पट्टी मृत्युंजय के सिर पर रखने लगती है। रचना महक के हाथ को पकड़ उसे मृत्युंजय से दूर करते हुए बोली, सब तुम्हारे ही कारण है, तुम्हारे कदम जब से हमारे घर में पड़े हैं तब से सारी शांति भंग हो गई है। रचना की इस कड़वी बात को सुनकर महक की आंखों में नमी छा जाती है। पीताम्बर रचना पर इस बार थोड़ा गुस्सा करते हुए बोले, चुप रहो। तुम देख रही हो बच्चे की तबीयत कैसे खराब है और तुम हो कि यहाँ पर बहू को नीचा दिखाने में लगी हुई हो, थोड़ा शांत रहो, सिचुएशन देखकर बात करना नहीं आता तुम्हें। उद्धरण चिन्ह, पीताम्बर की बात पर रचना गुस्सा करते हुए बोली, मैंने क्या गलत कहा? ठीक तो कहा, जब से इस लड़की के मनहूस कदम हमारे हंसते खेलते घर पर पड़े हैं तब से इस घर की सारी खुशियां ही चली गई हैं। मेरा बच्चा देखो आज कैसे बुखार से तप रहा है। उद्धरण चिन्ह, इतना कहते हुए रचना मृत्युंजय के सिर को सहलाने लगती है। महक अपनी आंखों में आंसू लिए बस मृत्युंजय के चेहरे को देख रही थी, जो कि बुखार के कारण हल्का लाल हो गया था और उसके चेहरे पर हल्के दाने दिख रहे थे। महक जल्दी से कमरे से निकल किचन की तरफ चली जाती है और वहां पर काढ़ा बनाने लगती है। कुछ देर बाद मिस्टर सक्सेना आते हैं और रचना मृत्युंजय के बगल से उठ जाती है। मिस्टर सक्सेना मृत्युंजय को चेक करने के बाद राजेंद्र की तरफ देखते हुए बोले, इनमें चिकन पॉक्स के लक्षण नजर आ रहे हैं। गर्मियों के दिनों में ये वायरस लगना नॉर्मल है, लेकिन इसका इलाज घरेलू नुस्खे से किया जाए तो ये जल्दी ठीक हो सकते हैं और ये वायरस छूने से भी फैलता है। रचना मिस्टर सक्सेना की बात सुनकर घबरा जाती है और खुद के हाथ को देखने लगती है। विकल्प रचना के रिएक्शन को देखकर मन में बोला, निकल गया भाई के लिए सारा प्यार, चुड़ैल कहीं की। उद्धरण चिन्ह, तभी महक अपने हाथ में काढ़ा लेकर आ जाती है। मिस्टर सक्सेना राजेंद्र और उसकी फैमिली को मृत्युंजय के तबीयत के बारे में बताने लगते हैं। महक जो कि डॉक्टर सक्सेना की बात सुन रही थी, वो कहती है, नीम के पत्तों से ये लक्षण जल्दी से चला जाता है और अभी तक इनके चेहरे पर दाने नहीं निकले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पहले से ही इसकी देखभाल कर लेनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह, डॉक्टर सक्सेना महक की बात पर बोली, आप कौन हैं? निर्जला डॉक्टर सक्सेना की बात का जवाब देते हुए बोली, ये मृत्युंजय की पत्नी है महक, मृत्युंजय सारंग। उद्धरण चिन्ह, रचना निर्जला की बात पर मुंह बनाती है और डॉक्टर सक्सेना निर्जला की बात पर महक को देखते हुए हल्का मुस्कुराकर कहते हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई, शादी के वक्त जरूरी पेशेंट आ जाने के कारण मैं नहीं आ पाया था। मिस्टर सक्सेना प्रिस्क्रिप्शन लिखकर विकल्प को दे देते हैं और महक की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने जो दवाई इसमें लिख कर दी है
उसे 3 दिन तक रोज 3 बार खिलाना है और अगर तबीयत ज़्यादा खराब होने पर मुझे बुला सकती हैं। महक मिस्टर सक्सेना की बात पर बोली, 1 हफ्ते में इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके बाद आप आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर सक्सेना महक की बात पर अपना सिर हिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। महक घरवालों की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ़ कीजिए कहना नहीं चाहिए लेकिन ये वायरस छूत की तरह होता है, इसके संपर्क में किसी के आने पर उसे भी ये बीमारी लग सकती है, इसीलिए खुद को इस वायरस के संपर्क से बचाने के लिए जब तक ये ठीक नहीं हो जाते आप लोग कमरे में नहीं आ सकते। निर्जला थोड़ा परेशान होते हुए महक को बोली, बेटा आज तुम्हें पग फेरे की रस्म के लिए जाना था। कोई बात नहीं माँ, मैं इनके ठीक होने के बाद चली जाऊंगी, पापा से फ़ोन पर बात कर लूंगी, वो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, महक ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया। निर्जला महक का सिर सहलाकर कमरे से बाहर चली जाती है, सभी लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। विकल्प जाते हुए निर्जला से कहता है, मैं आपको थोड़ी देर में ये दवा ला कर देता हूँ भाभी। उद्धरण चिन्ह। महक अपना सिर हिला देती है, तभी उसे मृत्युंजय की आवाज़ सुनाई देती है जो कि पानी मांग रहा था। महक जल्दी से उसके पास जाकर मृत्युंजय को उठने में मदद करती है और उसके कमर के पीछे तकिया लगाकर बिस्तर पर आराम से बैठाती है और पानी पिलाती है। महक धीरे से बोली, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मृत्युंजय महक की बात पर बोला, जोड़ों में बहुत तेज दर्द है और बुखार लग रहा है, गर्मी लग रही है। महक दशमूल का काढ़ा मृत्युंजय की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आप इसे पी लीजिए, आपको गर्मी कम लगेगी और बुखार जल्दी उतर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय जिसका चेहरा पूरी तरीके से उतर चुका था, वो महक को देखते हुए बोला, क्या तुम खुद को डॉक्टर समझ रही हो? क्या है ये मैंने जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया है, इसे दशमूल काढ़ा कहते हैं, इससे बुखार जल्दी उतर जाता है और शरीर में जो दर्द खत्म हो जाता है। यह आयुर्वेदिक दवा है। मैं खुद को डॉक्टर नहीं समझ रही, लेकिन फिलहाल यह आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप इसे फिनिश करते हैं तो मैं आपको शहद खाने को दूंगी। महक ने जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म की। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या मैं तुम्हें कोई छोटा बच्चा नजर आ रहा हूं जिसे तुम हनी का लालच दे रही हो? महक प्लीडिंग फेस बनाकर बोली, प्लीज पी लीजिए वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, फिर आपके चेहरे पर बहुत सारे दाने निकल आएंगे। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय महक की तरफ कुछ देर देखने के बाद काढ़ा उठाकर जैसे ही पहला सिप लेता है, सारा उसके मुंह से बाहर आ जाता है और वो काढ़े को फेंकते हुए कहता है, क्या है ये, कितना कड़वा है? उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय के अचानक ऐसा करने पर महक थोड़ी घबरा जाती है और धीरे से कहती है, नखरे कम होते तो शायद आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाती। मृत्युंजय महक की बात सुन लेता है और उसे घूरते हुए कहता है, तुम नखरेबाज किसे कह रही हो? हाँ। उद्धरण चिन्ह। महक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ मैं आपको नखरेबाज कह रही हूँ, क्योंकि आप नखरे कर रहे हैं। आपकी तबीयत देखिए कितनी खराब है, अपने बारे में ना सही अपने एम्प्लॉइज और अपने प्रॉफिट के बारे में सोचिए। अगर आप जल्दी ठीक नहीं होंगे तो आपकी जितनी भी मीटिंग और डील हैं वो सभी आपके हाथ से निकल जाएंगे, फिर बाद में मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय घूर कर महक को देखता है। महक गिलास में थोड़ा सा काढ़ा और लाकर मृत्युंजय की तरफ बढ़ा देती है। तभी विकल्प डॉक्टर सक्सेना के दिए प्रिस्क्रिप्शन की दवाई लेकर आ जाता है। महक दवाइयों को लेते हुए विकल्प से बोली, भैया शेफ से कहकर इनके लिए बिना ज़्यादा मसाले मिर्च और बिना किसी लहसुन प्याज के फ्राई किए सादा खाना बनवा दीजिए, बाकी अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। विकल्प महक की बात पर बोला, ओके भाभी मैं शेफ से कह दूंगा और मैंने आपके पापा को कॉल करके कह दिया है कि आप कुछ दिन बाद आएंगी और आप एक बार बात कर लीजिए। महक विकल्प की बात पर अपना सिर हिलाती है तो विकल्प एक नज़र मृत्युंजय को देखने के बाद कमरे से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय विकल्प के जाने के बाद महक से बोला, मुझे हुआ क्या है? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर अंकल आए थे, उन्होंने कहा है कि आपको चिकन पॉक्स होने के लक्षण दिख रहे हैं, इसलिए आपके चेहरे पर दाने ना निकल आए उसके लिए हम पहले से आपके लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। महक ने विकल्प के दिए थैले को खोलते हुए कहा। मृत्युंजय महक की बात पर सोचते हुए बोला, चिकन पॉक्स ये तो संक्रमित होते हैं ना, मतलब कोई हमारे आसपास हो तो उसे भी होने का डर होता है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। महक मृत्युंजय की बात पर उसके पास आकर थैले में रखे नीम के लेप से बने रस को कटोरी में डालते हुए बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, अगर मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए चलिए ठीक से बैठ जाए, मुझे आपके कपड़े निकालने हैं। मृत्युंजय महक की तरफ देखता है तो महक को एहसास होता है कि उसने फ्लो में क्या कह दिया, इसलिए वो थोड़ी धीरे से अपने शब्दों को सुधारते हुए कहती है, मुझे आपको लेप लगाना था, क्या आप अपना कपड़ा निकाल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय महक की बात पर अपने टी शर्ट को धीरे से निकालने लगता है तो महक भी उसकी मदद करती है। महक टी शर्ट बगल में रखे नाइट स्टैंड पर रख देती है और मृत्युंजय की बॉडी में नीम तुलसी के बने लेप को लगाने लगती है। मृत्युंजय इसे अपनी बॉडी में थोड़ी खुजली महसूस हो रही थी, उस लेप को लगाने पर उसे थोड़ी शांति महसूस होती है जो कि उसके चेहरे पर अलग से नजर आ रही थी। पूरा लेप लगाने के बाद महक उसे देखते हुए बोली, आप ऐसे ही रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है,
आपको गर्मी नहीं लगेगी और अगर दाने निकल आते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। महक की बात पर मृत्युंजय कुछ नहीं कहता। महक सारे सामान को ठीक से रखने के बाद काढ़ा और दवाई मृत्युंजय को दे देती है, तो इस बार मृत्युंजय बिना किसी नखरे के अपनी नाक बंद करते हुए सारी दवाएं एक साथ खा जाता है। तारांकन। क्या महक के इस केयर के बाद मृत्युंजय के दिल में उसके लिए सॉफ्टनेस पैदा होगी या फिर वो अपने घमंड में महक के सारे एफर्ट्स को भूल जाएगा। 7 किडनैपिंग का इल्जाम। दोपहर का वक्त। काढ़ा और दवाई के कारण मृत्युंजय का बुखार लगभग उतर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी हल्के हल्के लाल निशान नजर आ रहे थे। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, सुनो, मुझे बाथरूम जाना है। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाती है और ब्लैंकेट हटाते हुए मृत्युंजय को उठने में मदद करती हैं। मृत्युंजय महक की से बोला, मदद की जरूरत नहीं है मुझे, बस बाथरूम तक छोड़ दो, मैं बाकी खुद कर लूंगा। मृत्युंजय की बात पर महक बिना बहस किए उसे बाथरूम के पास ले जाकर छोड़ देती है और मृत्युंजय से कहती है, आपको नहाना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके महक की तरफ देखता है तो महक मुंह बनाते हुए फिर से कमरे की तरफ आ जाती है। कुछ देर बाद मृत्युंजय बाथरूम से बाहर आता है। अब वो फ्रेश लग रहा था। तभी कोई कमरे का दरवाजा खटखटाता है। महक जाकर दरवाजा खोलती है तो वहां पर खाने का ट्रे पकड़े रचना खड़ी हुई थी। रचना को देखकर महक दरवाजे से हटते हुए बोली, अंदर आ जाए। रचना कमरे के अंदर आती है तो उसकी नज़र मृत्युंजय पर जाती है, जो कि अभी भी शर्टलेस सिर्फ लोअर में बिस्तर की तरफ आ रहा था। रचना खाने का ट्रे कॉफी टेबल पर रख मृत्युंजय की तरफ जाते हुए उदास होकर बोली, मेरा बच्चा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है जय? मृत्युंजय बिस्तर पर बैठते हुए बोला, आई एम ऑल राइट चाची। रचना महक को देखते हुए बोली, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिताली आ रही है और उसके आने के बाद तुम्हें मृत्युंजय की ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महक रचना की बात पर कंफ्यूज होती है, लेकिन रचना से कोई सवाल नहीं करती। मृत्युंजय रचना की बात सुनकर बुक निकालकर पढ़ने लगता है। रचना महक को घूरते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। रचना के जाने के बाद महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, सुनिए, लंच का वक्त हो गया है और आपको दवाई भी लेनी है, इसलिए खाना खा लीजिए। मृत्युंजय अपनी नज़र उठाकर महक को देखते हुए बोला, सीरियसली तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो या फिर सिर्फ घर वालों के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही हो? मेरी फितरत ऐसी नहीं है, मैं कभी नाटक नहीं करती। मेरे भाई की जब तबीयत खराब होती थी तब मैं रात रात भर जागकर मेरी मॉम की जगह उसकी देखभाल करती थी, और आप तो मेरे पति हैं, महक ने सिंपल सा जवाब दिया। मृत्युंजय एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, काफ़ी अच्छा नाटक कर लेती हो तुम। खैर छोड़ो, तुम्हारे भाई के आने के बाद वैसे भी मैं तुम्हें तलाक देने वाला हूँ। तलाक शब्द सुनकर महक के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और ट्रे में रखा खाना प्लेट में सर्व कर लेती है। मृत्युंजय बिस्तर से उतरकर सोफे पर आता है और अपना लंच करने लगता है। मृत्युंजय ज़्यादातर ऑयली फूड इग्नोर करते हुए हाइजेनिक चीज़ें ही खाना पसंद करता था। लंच खत्म करने के बाद महक दवाइयों को उसकी तरफ बढ़ा देती है। मृत्युंजय उन दवाइयों को खा लेता है। महक प्लेट लेकर कमरे के बाहर रख देती है। मृत्युंजय एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। महक मृत्युंजय के निकाले बुक को बुक शेल्फ में रखने के लिए उठती है, पर बुक का नाम देखकर महक रुक जाती है और उसे पकड़कर खुद सोफे पर बैठ उसे पढ़ने लगती है। मृत्युंजय फिर से सो जाता है। महक आधी बुक कंप्लीट करने के बाद समय की तरफ देखती है, जिसमें शाम होने वाली थी। महक थोड़ी हैरान होती है और जल्दी से बुक शेल्फ पर रखकर कमरे से बाहर आती है तो एक सर्वेंट उसे शाम का नाश्ता लाती हुई नजर आती है। महक एक गहरी सांस लेती है। सर्वेंट उसे नाश्ते का ट्रे दे देती है और वहां से चली जाती है। महक मृत्युंजय के पास जाकर उसे उठाती है तो मृत्युंजय अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ जाता है और महक से रूड आवाज में कहता है, तुम्हें मेरी केयर करने के लिए कहा गया है, मेरे आराम में दखल देने के लिए नहीं। महक मृत्युंजय की बात पर एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे पता है कि मैंने आपको परेशान किया, लेकिन ज्यादा सोना भी शरीर के लिए सही नहीं होता। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसकी तरफ देखता है तो महक थर्मामीटर लाकर मृत्युंजय के सामने रख देती है। मृत्युंजय खुद अपना फीवर चेक करने लगता है। महक कुछ देर बाद थर्मामीटर मृत्युंजय के मुंह से निकाल कर देखती है तो मृत्युंजय को बुखार नहीं था। महक हल्का सा खुश हो जाती है और मृत्युंजय से कहती है, आपको बुखार नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, इसलिए आप 2 दिन तक और कोई काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। महक की बात पर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, अच्छा ये बात है, तो मेरे सारे काम कौन संभालेगा, तुम? उद्धरण चिन्ह। तभी एक 28 साल का लड़का अंदर आते हुए कहता है, डोंट वरी जय, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। उस लड़के की बात पर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, राजीव तुम जापान से वापस कब आए और वहां की डील? डोंट वरी मेरे वर्कहॉलिक फ्रेंड, हमारा काम हमें ही मिला है, किसी और को वो टेंडर नहीं मिला, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? राजीव ने मृत्युंजय के पास बैठते हुए कहा। मृत्युंजय राजीव की बात पर बिना किसी भाव के बोला, ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए था।
उद्धरण चिन्ह। राजीव मृत्युंजय की बात पर बोला, तुम्हारा वो लंगोटिया यार कशिश मित्तल दिमाग खराब कर रहा है, फिर से तमाशा कर रहा है। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, कशिश मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ मेरा बिजनेस राइवल है। क्या किया उसने? क्या ही कर सकता है वो। जब डील के लिए मैं उसके ऑफिस गया था तो देखा कुछ लड़कियां एक लड़की को परेशान कर रही थी, और जब इस बारे में उस लड़की से बात की तो कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, और वहां से चली गई, राजीव ने जवाब दिया। राजीव की बात सुनकर मृत्युंजय कुछ देर सोचने के बाद बोला, मुझे लगता है कि हमें एक बार कशिश मित्तल के साथ मर्ज करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी की किसी भी तरीके से बदनामी हो। थैंक गॉड तुमने जिद नहीं की, वरना मुझे लगा था कि तुम जरूर मुझे ही डांटने के लिए भीड़ जाओगे, राजीव ने थोड़ा मृत्युंजय के मजे लेने के नाते कहा। मृत्युंजय घूरकर उसकी तरफ देखता है कि राजीव की नज़र वहां पर खड़ी महक पर जाती है, जो कि फिर से बुक निकालकर पढ़ने में बिजी हो गई थी। राजीव महक को देखने के बाद मृत्युंजय से बोला, ये तो शनाया सोनवानी नहीं है। महक शनाया का नाम सुन राजीव की तरफ देखती है। वहीं मृत्युंजय एक नज़र महक को देखने के बाद राजीव से कहता है, हाँ शनाया को भगाकर हमारी बदनामी करना चाहती थी, लेकिन मैंने इसे अच्छा खासा सबक सिखाया है। राजीव कंफ्यूज होकर मृत्युंजय की तरफ देखता है और महक से कहता है, कौन हो तुम? महक राजीव की बात पर सोफे से खड़ी हो उसकी तरफ देखते हुए बोली, जी मेरा नाम महक अवस्थी है। राजीव को ना जाने क्यों महक की ये सिंपल सी बात बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो हल्का मुस्कुराकर कहता है, हेलो मेरा नाम राजीव वैष्णव है, मैं मृत्युंजय का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। हम दोनों ने साथ में अपनी स्टडी कंप्लीट की है और अब मैं उसके साथ बिजनेस में उसका साथ दे रहा हूँ। राजीव की बात पर महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, क्या आप चाय लेंगे? उद्धरण चिन्ह। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपने दोस्त को देखने आया था, लेकिन लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई और उसका ख्याल रख सकता है, इसीलिए अब मैं चलता हूँ, आप इसका ख्याल अच्छे से रखिए, राजीव ने मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए महक से कहा। महक राजीव की बात अपना सिर हिला देती है। राजीव मृत्युंजय को एक नज़र देखने के बाद उस कमरे से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, मेरी पेंडिंग फाइल और मेरा लैपटॉप और आईपैड स्टडी रूम से लेकर आओ। मृत्युंजय की बात पर महक थोड़ी हिम्मत करके बोली, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो, मुझे ऑर्डर देने का हक तुम्हें नहीं है, मृत्युंजय ने इस बार गुस्से में कहा। महक एक गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर स्टडी रूम में चली जाती है। महक जब स्टडी रूम में आती है तो देखती है विकल्प वहीं पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। महक विकल्प को देखकर दरवाजे पर नॉक करते हुए बोली, भैया क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? विकल्प महक की आवाज़ पर बोला, जी भाभी, अंदर आइए, कुछ काम था आपको मुझसे, भाई ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कुछ फाइल और अपना लैपटॉप आईपैड मंगाया है, आप मुझे बता देंगे कि उनका सामान कहाँ है? महक ने धीरे से सवाल किया। महक की बात विकल्प उसे जवाब देते हुए बोला, मैं आपको देता हूँ। महक विकल्प की बात पर अपना सिर हिलाती है और विकल्प महक को मृत्युंजय का लैपटॉप और आईपैड एक दराज से निकाल कर दे देता है। महक विकल्प के लैपटॉप की तरफ देखती है और विकल्प से सवाल करते हुए कहती हैं, भैया आप कोई ऐप बना रहे हो क्या? महक के सवाल पर विकल्प उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ भाभी, मैं एक गेम डेवलपमेंट कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ सॉफ्टवेयर की और ज़रूरत है, फिर वो रेडी हो जाएगी, लगभग 2 महीने का वक्त लगेगा। महक विकल्प की बात पर बोली, सॉफ्टवेयर? सी जोड़ लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर अब तक का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, जो कि गेम को डेवलप करने में आसान होता है और गेमर्स को काफ़ी पसंद आता है। विकल्प थोड़ी हैरानी से महक से बोला, आपको कैसे पता भाभी, क्या आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है? नहीं, मैंने सिर्फ आईआईटी की तैयारी की है, मेरे भाई ने किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, पूरे कॉलेज में फेमस है सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए, महक ने विकल्प के सवाल का जवाब देते हुए कहा। विकल्प महक की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आप अपने भाई से बहुत प्यार करती है। बहुत ज़्यादा, वो मेरे बच्चे की तरह है, जैसे एक माँ और पिता अपने बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, उसी तरह मैं मेरे भाई को कभी उदास नहीं देख सकती, महक ने सुधांशु को याद करते हुए कहा। विकल्प महक की बात पर बोला, डोंट वरी भाभी, आपका भाई बहुत जल्दी मिल जाएगा। महक विकल्प की बात पर अपना सिर हिलाती है और मृत्युंजय का लैपटॉप, आईपैड और फाइल्स लेकर स्टडी रूम से चली जाती है। विकल्प महक के जाने के बाद खुद से बोला, डोंट वरी भाभी, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आपने मीरा को यहाँ से भागने में मदद नहीं की है, और मैं ये यकीन भाई को भी दिला दूंगा। मृत्युंजय का कमरा। मृत्युंजय सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने ढेर सारी फाइल के साथ लैपटॉप और आईपैड पड़े हुए थे। सारे फाइल्स जो मृत्युंजय फेंक रहा था उन्हें महक संभाल रही थी। मृत्युंजय कुछ देर बाद अपना सिर उठाकर महक की तरफ देखता है, जो कि नीचे गिरे सारे कागज को उठा रही थी। ये देखकर मृत्युंजय अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहता है, वो सारी फालतू की चीजें हैं, तुम उन्हें क्यों उठा रही हो? उद्धरण चिन्ह। महक मृत्युंजय की तेज आवाज सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर धीरे से खोलकर कहती है, कमरा हमारा है, गंदगी फैलेगी तो सफाई तो करनी होगी, इसलिए मैं उन्हें उठा रही हूँ।
मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, यहाँ पर बहुत सारे नौकर हैं, या फिर तुम सच में अपने आप को नौकर समझ रही हो? उद्धरण चिन्ह, अपना काम खुद करना चाहिए और वैसे भी सारे नौकर तो खुद सारा काम करते हैं ना, मैं अपना कमरा तो साफ रख सकती हूँ, महक ने धीरे से कहा। मृत्युंजय महक की बात पर उसे टॉन्ट करते हुए बोला, यही फर्क होता है तुम मिडिल क्लास फैमिली में और हम हाई क्लास फैमिली में, कि हम कभी अपना काम खुद नहीं करते, क्योंकि पैसे वो चीज़ है जो अच्छे से अच्छे को हमारे घुटनों पर ला सकते हैं। महक मृत्युंजय की बात पर हल्की मुस्कान के साथ बोली, पैसे आपने कमाए हैं तो आप उड़ाए, मैंने नहीं कमाए, इसलिए मैं इसी तरह से अपना काम कर लेती हूँ। उद्धरण चिन्ह, महक को मुस्कुराता हुआ देखकर मृत्युंजय गुस्से से बोला, तुम जब मुस्कुराती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे गाली दे रही हो, इसलिए दोबारा तुम्हारी मुस्कान मुझे नहीं दिखनी चाहिए। महक मृत्युंजय की बात पर कुछ देर से घूरने के बाद मुंह बनाते हुए फिर से सारे कचरे को उठाने लगती है। मृत्युंजय महक को इग्नोर करते हुए फिर से अपने काम पर फोकस करने लगता है। रात का वक्त, महक मृत्युंजय की तरफ देखती है जो कि अभी भी अपने काम में डूबा हुआ था। महक थर्मामीटर लाकर मृत्युंजय के सामने रख देती है। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके महक को घूरने लगता है तो महक धीरे से कहती है, एक बार अपना बुखार चेक कर लीजिए, फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मृत्युंजय कुछ देर महक को बुरी तरीके से घूरने के बाद थर्मामीटर से अपना बुखार चेक करता है तो उसे हल्का बुखार था। महक थर्मामीटर की तरफ देखती है जिसमें 98 फ़ारेनहाइट दिखा जा रहा था। महक थोड़ी परेशान होकर मृत्युंजय की तरफ देखने के बाद बोली, आप काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं, आराम कर लीजिए, क्योंकि बुखार में बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, जितना ज़्यादा सोचेंगे बुखार बढ़ता जाएगा। मृत्युंजय महक की बात को इग्नोर करते हुए बोला, कल बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है जिसे बनाना मुझे ज़रूरी है ताकि मेरी डील सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके, इसलिए मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो और जाओ यहाँ से। महक इस बार मृत्युंजय की बात पर उसके लैपटॉप को बंद कर देती है और आईपैड फाइल को उठाने लगती है। मृत्युंजय की इस हरकत पर गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काम के बीच में डिस्टर्ब करने की? हो कौन तुम जो इस तरह से मेरी जिंदगी में दखलंदाजी कर रही हो? क्या तुम्हें तुम्हारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, या हमेशा इंसल्ट करवाना चाहती हो? महक बिना कोई जवाब दिए बस अपना काम करने लगती हैं। ये देखकर मृत्युंजय खड़ा हो जाता है और महक के बाजू को मजबूती से पकड़कर उसे अपने पास खींचकर दांत पीसते हुए कहता है, मुझे इग्नोर मत करो, समझी? महक को मृत्युंजय के ऐसे कसकर पकड़ने से दर्द का एहसास होता है और वो मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहती हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हु केयर्स, तुम अपनी औकात में रहो। सर्दी, बुखार, दर्द, हर एक चीज़ को इग्नोर करते हुए मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूं। अगर तुम्हारे आने के बाद मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान देने लगा तो मेरी कंपनी क्या तुम संभालोगी? मृत्युंजय ने महक के बाजू पर अपनी पकड़ और कसते हुए कहा। तारांकन, क्या जवाब देगी महक मृत्युंजय के इस बात का? हर वक्त एक इंसल्ट के साथ बेरुखी कब तक बर्दाश्त कर पाएगी महक, या फिर अपने लिए कोई नया कदम उठाएगी? चैट, महक बेकसूर है। मृत्युंजय की बात पर महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपका काम तो नहीं संभाल सकती, लेकिन आपको संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, अब चाहे आप कितना भी गुस्सा क्यों ना कर लें। मृत्युंजय फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, किस मिट्टी की बनी हो तुम, तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम्हें कभी इंसल्ट फील नहीं होता? उद्धरण चिन्ह, जब अपने ही हमारी बेइज्जती करने लगे तो बुरा किस बात का मानना, और जरूर मुझ में कुछ कमी होगी तभी आप लोग ऐसा कहते हैं, वरना बेवजह तो नहीं कहेंगे ना, महक ने सिंपल सा जवाब दिया। मृत्युंजय अपनी मुट्ठी करते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, देखो मेरी जिंदगी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह, महक कुछ देर सोचने के बाद बोली, ठीक है, अभी 8 बजे बज रहे हैं, आप 9 बजे तक अपना काम कर लीजिए फिर। मृत्युंजय महक के बाह को पकड़कर बोला, निकलो तुम कमरे से, और जब तक ना कहूं तब तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर मृत्युंजय महक को कमरे से बाहर निकाल देता है। महक हताश नज़र से दरवाजे की तरफ देखने के बाद किचन की तरफ चली जाती है। सभी अपना अपना डिनर करके अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। महक छत पर खड़ी चांद को देख रही थी। पीछे से विकल्प कॉफ़ी का कप रेलिंग पर रखते हुए बोला, क्या सोच रही हैं भाभी? उद्धरण चिन्ह, विकल्प की आवाज़ पर महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, भैया आप मुझे बता सकते हैं कि वो ऐसे क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह, विकल्प अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, कौन, आप नाम लीजिए। महक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, मृत्युंजय, ऐसे क्यों है? उद्धरण चिन्ह, विकल्प महक की बात पर बोला, भाभी पहले भाई मुंबई में नहीं रहता था, हमारा असम में पुश्तैनी घर है जहां दादाजी और दादी माँ रहती है, भाई 12 साल तक उन्हीं के साथ रहे, फिर अमृत भैया पैदा हो गए, फिर मैं आ गया, फिर मीरा आ गई, इन सब में भाई खोसा गया तो रचना चाची ने उनकी देखभाल की। महक विकल्प की बात को ध्यान से सुनते हुए बोली, तो आप कहना चाहते हैं कि चाची की परवरिश के कारण वो ऐसे हैं? विकल्प जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, दरअसल बात यह है कि कॉलेज टाइम में भाई शांत रहना पसंद करता था, तब उनका एक दोस्त था जिनका नाम केशव था, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। महक क्यूरियोसिटी से बोली, आगे?
विकल्प थोड़ा हताश होकर बोला, उनके दोस्त ने सुसाइड कर ली। महक हैरानी से लेकिन क्यों? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में विकल्प बोला, केशव भाई जिस लड़की से प्यार करते थे वो लड़की एक गोल्ड डिगर थी और उसमें बहाना बनाया कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तब से ही भाई को मिडिल क्लास फैमिली से नफरत हो गई है। महक विकल्प की बात पर कुछ नहीं कहती तो विकल्प कहता है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाभी, भाई को अगर किसी चीज को प्यार से समझाया जाए तो वो समझ जाते हैं। महक हल्का मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू भैया, मुझे बारे में बताने के लिए, कम से कम मैं उनकी प्रॉब्लम को समझकर उनकी कुछ मदद कर पाऊंगी। विकल्प महक की बात पर बोला, वैसे भाई की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, महक ने जवाब दिया। विकल्प वहां से जाने लगता है तो महक कहती हैं, भैया क्या मुझे आपका फ़ोन मिलेगा, मुझे पापा को कॉल करना था, मेरा फ़ोन टूट गया है। महक की बात पर विकल्प उसे अपना फ़ोन देते हुए बोला, ठीक है बात कर लीजिए और मुझे दे दीजिएगा, मैं कमरे में हूँ। उद्धरण चिन्ह। महक अपने पिता का नंबर डायल करते हुए कॉल करती है, कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो। महक सुकून से अपनी आंखें बंद कर धीरे से बोली, पापा। शेखर जी बोले, महक बेटा कैसी हो तुम, दामाद जी की तबीयत कैसी है? महक अपने पिता की बात पर बोली, वो बिल्कुल ठीक है पापा, माँ कैसी है और सुधांशु के बारे में कुछ पता चला? महक की बात पर शेखर जी बोले, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है बेटा, और सुधांशु का फ़ोन आया था, उसने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए गया है, 2-3 दिन में आ जाएगा। शेखर जी की बात पर महक कुछ सोचते हुए बोली, आपने मीरा के बारे में पूछा? शेखर जी जल्दी से बोले, बेटा सुधांशु अपने दोस्तों के साथ गया है, मुझे नहीं लगता कि मृत्युंजय की बहन उसके साथ होगी, अगर ऐसा कुछ होता तो सुधांशु मुझे ज़रूर बताता। महक शेखर जी की बात पर अपना सिर हिलाती है और कुछ देर बात करने के बाद कॉल कट कर देती है। महक फ़ोन में टाइम देखती है जिसमें रात के 10 बजे बजने वाले हैं। महक खुद से बोली, उन्होंने अपना खाना भी नहीं खाया है। उद्धरण चिन्ह। इतना सोचते हुए महक जल्दी से नीचे आती है और पहले फ़ोन विकल्प को देने के बाद किचन में चली जाती है। महक ने खाना लेकर दरवाजे पर खटखटाया, दरवाज़ा खुल जाता है। महक थोड़ा सा दरवाज़ा पुश कर अंदर आती है तो देखती है मृत्युंजय अभी भी काम कर रहा था, जिसे देखकर महक मृत्युंजय से बोली, रात के 10 बजे बज गए हैं, आपने खाना भी नहीं खाया, पहले खाना खा लीजिए उसके बाद अपना काम करते रहना। मृत्युंजय अपनी नज़र उठाकर महक को देखते हुए बोला, तुम मुझे बता रही हो या फिर मुझे ऑर्डर दे रही हो कि मुझे खाना खाना है? महक मृत्युंजय की बात पर इस बार एटीट्यूड में बोली, मैं बस आपसे कह रही हूँ रात काफ़ी हो गई है, अपना खाना खा लीजिए, मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रही, और आपको ऑर्डर देना मतलब कि अपना सिर दीवार पर मारना है। मृत्युंजय लैपटॉप बंद करते हुए बोला, आ गई अपनी असली औकात पर। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, औकात की बात आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी तक मैंने आपकी औकात के बारे में बात नहीं की। मृत्युंजय अपने कदम महक की तरफ बढ़ा देता है तो महक खाने का प्लेट कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए कहती है, लगता है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय महक को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसके गले पर बाइट करते हुए कहता है, तुम इतना कॉन्फिडेंस लाती कहाँ से हो? अचानक मृत्युंजय के ऐसा करने पर महक की आंखें बंद हो जाती है और वो धीरे से कहती है, जो सही होता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैंने कोई गलती नहीं की। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय अपनी पकड़ महक के कमर पर कसते हुए बोला, लेकिन शायद तुम हमेशा भूल जाती हो कि तुम मृत्युंजय सारंग के सामने खड़ी हो, जिसके सामने कोई नजरें उठाने से पहले 2 बार सोचता है। उद्धरण चिन्ह। महक मृत्युंजय के सीने पर हाथ रख उसे धक्का देने की कोशिश करती है तो मृत्युंजय उसके हाथ की कलाई को मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, कोशिश भी मत करना, वरना सिर्फ दर्द तुम्हें होगा, मुझे नहीं। उद्धरण चिन्ह। महक की आंखें दर्द से नम हो जाती हैं और वो धीरे से कहती है, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। मृत्युंजय महक के शरीर से आती हुई भीनी भीनी खुशबू को महसूस करते हुए बोला, पति हूं तुम्हारा, चोट पहुंचाने और मलहम लगाने का हक सिर्फ मेरा है, इतना तो समझती हो ना तुम? महक मृत्युंजय की बात पर बोली, लेकिन बेवजह तकलीफ देना हैरेसमेंट कहलाता है। मृत्युंजय महक को छोड़ देता है और 2 कदम पीछे हो जाता है तो मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहता है, क्या तुमने कहा कि मैं तुम्हें हैरेस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, फिर भी तुम मुझे इस नज़र से क्यों देख रही हो? उद्धरण चिन्ह। महक मृत्युंजय की बात का कोई जवाब नहीं देती और उसके लिए कपड़े निकालते हुए कहती है, मैंने डॉक्टर सक्सेना को कॉल किया था और आपके सिचुएशन के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि आप गर्म पानी से बात ले सकते हैं। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, तुम मुझे नहलाओगी? मृत्युंजय की बात सुनकर महक हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मैं कैसे? मृत्युंजय शरारती आवाज में बोला, क्या तुमने आज से पहले मुझे नहीं देखा? आफ्टर ऑल हम दोनों एक चादर के नीचे कई बार रह चुके हैं। मृत्युंजय की इस बात पर महक के गाल और कान लाल हो जाते हैं। महक उसे ब्लश करता हुआ देखकर एरोगेंट आवाज में बोला, मैंने तुम्हें यहाँ ब्लश करने के लिए नहीं कहा है, मैंने कहा कि तुम मुझे बात दोगी। उद्धरण चिन्ह। महक मृत्युंजय की बात पर धीरे से बोली, प्लीज़ आप मुझे इस तरह से परेशान मत कीजिए, मैं ये नहीं कर सकती।
मृत्युंजय फिर से महक को कमर से पकड़कर बोला, अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें अपने साथ बात एंजॉय करने पर मजबूर कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। महक एक गहरी सांस लेकर मृत्युंजय के लिए निकाले कपड़ों को लेकर बाथरूम में चली आती है और मृत्युंजय भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। मृत्युंजय बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है और महक थोड़ा हिचकिचाते हुए मृत्युंजय से बोली, आप अपने कपड़े। मृत्युंजय टब की तरफ जाते हुए बोला, आई विल डू माइन, यू टेक ऑफ योर्स। महक मृत्युंजय की बात पर अपनी आंखें बड़ी करके बोली, लेकिन मुझे नहीं नहाना है। मृत्युंजय महक की बात पर रुक जाता है और पलटकर महक को घूरते हुए कहता है, मैंने कहा कि हम दोनों साथ में एंजॉय करेंगे। मृत्युंजय अपना टी शर्ट निकाल कर फेंक देता है, फिर अपना पैंट निकालते हुए बाथटब में उतर जाता है। महक की तरफ एक नज़र देखती है तो उसकी नज़र मृत्युंजय के गले पर बने टैटू पर जाती है, जहां पर इटालियन में कुछ लिखा हुआ था। महक थोड़ा सा पास जाती है तो इटालियन में मृत्युंजय का नाम लिखा हुआ था। मृत्युंजय महक को अपने सामने देखकर उसके हाथ को पकड़कर उसे बाथटब में खींच लेता है तो महक छपाक की आवाज़ के साथ मृत्युंजय के सीने पर गिर जाती है। महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है तो मृत्युंजय उसके कमर पर हाथ रखते हुए कहता है, चलो नहलाओ मुझे। महक बॉडी सीरम लेकर मृत्युंजय को लगाने लगती है, तब तक मृत्युंजय महक के बालों से खेलने लगता है। महक मृत्युंजय को देखते हुए पानी उसके ऊपर फेंकती है तो मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके महक को घूरने लगता है। महक मृत्युंजय के रिएक्शन पर जल्दी से बोली, आई एम सॉरी। इतना कहकर महक स्पंज से मृत्युंजय की बॉडी को क्लीन करने लगती है। मृत्युंजय महक के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, बहुत प्यार करती हो ना तुम अपनी फैमिली से। महक मृत्युंजय की बात पर रुक जाती है और उसको देखने लगती है तो मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर फिर से स्पंज को रगड़ने में मदद करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई, मैंने कुछ सवाल पूछा तुमसे। जिस पर महक धीरे से बोली, जिस तरह से आप अपने परिवार से प्यार करते हैं उसी तरह मैं भी अपने परिवार से प्यार करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। महक के जवाब पर मृत्युंजय उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर बोला, सोचो अगर मैं तुम्हें इसी बाथरूम में, इसी बाथटब में मार दूं, तुम्हारे घर वाले तो जीते जी मर जाएंगे ना। महक मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए बोली, मैं हार नहीं मानूंगी, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। मृत्युंजय महक की बात पर उसके जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, महक अवस्थी, तुम सिर्फ इस चारदीवारी के अंदर मेरी बीवी हो, इसके अलावा बाहर तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। महक मृत्युंजय के हाथ को पकड़कर बोली, वो तो तब पता चलेगा ना जब आप मुझे इस घर से बाहर जाने देंगे। महक की बात पर मृत्युंजय उसकी तरफ घूरकर देखता है और महक की साड़ी की प्लीट निकालकर बाथटब से नीचे फेंक देता है। महक मृत्युंजय के इस हरकत पर बिना किसी भाव के बोली, क्या आपने कहानी सुनी है। मृत्युंजय के कान पर बाइट करते हुए बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी जो कर रहा हूँ उसमें फोकस करने दो। महक मृत्युंजय के गले में अपनी बाहें डाल देती है और खुद उसके ऊपर बैठ जाती है तो मृत्युंजय उसकी तरफ देखने लगता है। महक मृत्युंजय के बालों पर हाथ चलाते हुए बोली, आप बेशक फोकस कर सकते हैं, मुझे बस ये बताना था कि एक बार डर और निडर साथ में खेल रहे थे कि आहट ने आकर उन दोनों से कहा कि तुम दोनों मुझसे डरते हो, जिस पर निडर ने कहा मुझे तुमसे डर नहीं लगता, जिस पर आहट ने निडर को मार डाला। तब से डर हमेशा किसी के गुस्से और आहट से डरता है। मृत्युंजय महक को छोड़ देता है और बाथटब से उठते हुए कहता है, बेशक इंसान को डरना चाहिए, लेकिन वहाँ जहाँ ज़रूरत हो, और तुम्हें मेरे सामने डरना होगा क्योंकि उसकी ज़रूरत है। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, आपको भी बेशक सबसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन उनसे नहीं जिनसे आपको प्यार करना चाहिए। आपके परिवार वाले आपसे इतना प्यार करते हैं लेकिन आप उनकी परवाह नहीं करते। मृत्युंजय मुड़कर शावर ऑन कर देता है और भीगते हुए कहता है, महक अवस्थी, ज़रूरत से ज़्यादा तुम मृत्युंजय सारंगी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रही हो, ये मत भूलना कि तुम यहाँ पर क्यों हो। मृत्युंजय की बात पर महक हल्का मुस्कुरा कर बोली, वैसे ये कोई बुरी बात भी नहीं है मिस्टर सारंग। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही गट्स आ गए हैं तुम में। महक मृत्युंजय की बात पर मुस्कुराती है, जिससे मृत्युंजय चिढ़ जाता है और अपना अंडरवियर निकालकर फेंक देता है, जिस पर महक अपनी नज़र फेर लेती है। मृत्युंजय एक सरकास्टिक स्माइल के साथ बाथरोब पहनता है और बाथरूम से बाहर चला जाता है। महक जाते हुए मृत्युंजय पर मुक्का दिखाते हुए धीरे से बोली, निहायत ही बेशर्म इंसान है, थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए महक जी भरकर मृत्युंजय को कोसने के बाद शावर लेती है और टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आ जाती है। वो देखती है मृत्युंजय किसी से फोन पर बात कर रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे गुस्से से पागल हो रहा हो। महक जल्दी से कपबोर्ड की तरफ चली जाती है, फिर कुछ देर बाद कपड़े बदल कर आती है तो देखती है मृत्युंजय सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे की रंगत ऐसी थी जैसे वो अभी किसी का खून कर देगा। महक थोड़ी हिम्मत करके मृत्युंजय से बोली, आपको क्या हुआ। मृत्युंजय महक को अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए बोला, शनाया सोनवानी के साथ तुमने क्या किया है। महक मृत्युंजय के सवाल पर हैरान होते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, मैं भला किसी के साथ क्यों कुछ करने लगी। मृत्युंजय महक के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, कुबेर सोनवानी ने
आर दर्ज किया है कि महक अवस्थी ने उनकी बेटी शनाया अवस्थी को किडनैप किया है। तारांकन, कौन से नई जाल में फंस गई है महक? क्या मृत्युंजय उसकी इस समस्या की घड़ी में उसका साथ देगा? जब मृत्युंजय के घर वालों को इस बारे में पता चलेगा तो कैसा होगा सब लोगों का रिएक्शन? चेन्नई, मृत्युंजय की परवाह। महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देख रही थी। उसे अपने कान पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी मृत्युंजय ने शनाया सोनवानी के किडनैप होने का इल्ज़ाम महक पर लगाया है। महक को इस तरह से खोया हुआ देखकर मृत्युंजय एक बार थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, कहाँ खो गई? क्या जो कुछ भी अफवाहें उड़ रही है सच है? अगर ऐसा कुछ भी हुआ महक अवस्थी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मृत्युंजय की गुस्से भरी आवाज़ पर महक रुआंसा चेहरा बनाकर बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने तो आज से पहले शनाया को देखा भी नहीं है और बेवजह उनके पिता मुझ पर उनकी किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय कुछ देर महक के चेहरे को देखने के बाद बोला, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, लेकिन तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है और ये बात बहुत जल्द मीडिया वालों को पता चल जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें इस सब से बाहर निकाल लूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी बहन मुझे वापस करनी होगी। मृत्युंजय की शर्त पर महक हैरान होते हुए बोली, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मीरा कहाँ है, मैं उसे कहाँ से लेकर आऊंगी? मैंने आज सुधांशु के बारे में पापा से बात की। सुधांशु कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया है, 2-3 दिन में वो वापस आ जाएगा। इसका साफ मतलब है कि मीरा उसके साथ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, तो तुम्हें लगता है कि मेरी बहन किसी और के साथ भागी है? महक मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोली, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मीरा मिस्टर सोनवानी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती हो। आपके सामने आज तक कोई बोल नहीं पाया है, इसलिए वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और मृत्युंजय की बात को बीच में काटकर गुस्से से बोला, शट अप। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, उसे प्रॉफिट के लिए बेच रहा था? महक अपना सिर झुकाकर धीरे से बोली, आई एम सॉरी सर, लेकिन आप खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे थे। जिस रिश्ते में प्यार इज्जत नहीं होते वो रिश्ता कभी नहीं चलता। मृत्युंजय सोफे से खड़ा हो महक की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें बहुत पता है रिश्तों के बारे में, तो बताओ तुम्हारा और मेरा रिश्ता कैसे चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। महक मृत्युंजय को अपने पास आता हुआ देखकर 2 कदम पीछे होकर बोली, हमारा रिश्ता चल नहीं रहा है, मैं उसे चला रही हूँ। मृत्युंजय महक के जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, महक अवस्थी अपनी हद में रहो, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले और मेरे बात को काटने वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं सबकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ, अगर मुझे पता चला कि शनाया की किडनैपिंग में तुम्हारा ज़रा सा भी हाथ है तो तुम सोच लेना। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर मृत्युंजय महक को झटकते हुए छोड़ देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। महक अपनी आंखों में नमी लिए वहीं पर बैठ जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसके ऊपर ऐसे घटिया इल्ज़ाम कौन और क्यों लगा सकता है। अगली सुबह मृत्युंजय रात भर अपने कमरे में नहीं आया था, वो स्टडी रूम में ही था। महक ज़मीन पर बैठे बैठे ही सो गई थी कि उसकी नींद खुलती है। महक खुद को फर्श पर देखकर थोड़ी हैरान होती है, लेकिन उसे पिछले रात की बातें याद आने लगती है, जिसे याद कर महक फिर से परेशान हो जाती है। और जल्दी से फ्रेश होने के बाद महक बाहर आती है तो देखती है सब लोग आ चुके थे। महक सीधा किचन की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद महक सबके लिए चाय बना कर लाती है और बिना अपनी परेशानी किसी को जताए सबको चाय देने लगती है। तभी एक बॉडीगार्ड अंदर आते हुए राजेंद्र से कहता है, बॉस बाहर इंस्पेक्टर आए हुए हैं। पुलिस के आने की बात पर महक घबरा जाती है। राजेंद्र बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। उद्धरण चिन्ह। बॉडीगार्ड फिर से बाहर चला जाता, तब तक सभी लोग वहां पर आ चुके थे। इंस्पेक्टर हवलदार और एक फीमेल पुलिस कांस्टेबल के साथ अंदर आते हैं। राजेंद्र इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोले, क्या बात है इंस्पेक्टर, मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? इंस्पेक्टर राजेंद्र की बात पर बोले, मिस्टर सारंग, हम यहाँ आपकी बहू महक मृत्युंजय सारंग को कुबेर सोनवानी की बेटी शनाया सोनवानी के अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। इंस्पेक्टर की बात पर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। निर्जला इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए जल्दी से कहती है, आपको गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर, महक ऐसी लड़की नहीं है, ज़रूर कोई उसे फंसा रहा है। इंस्पेक्टर निर्जला की बात पर बोला, माफ़ कीजिए मिसेज सारंग, लेकिन हमें उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय स्टडी रूम से बाहर आते हुए इंस्पेक्टर की बात पर बोला, बिना सबूत और बिना कोर्ट के अरेस्ट वारंट के आप मेरी वाइफ को हथकड़ी नहीं पहना सकते इंस्पेक्टर। मृत्युंजय की बात पर इंस्पेक्टर बोला, हेलो मिस्टर सारंग, आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन सोनवानी फैमिली का प्रेशर है हम पर। अगर ये बात मीडिया में चली गई तो उनके साथ साथ आपकी परिवार की भी बेइज्जती होगी, इसलिए हमें महक जी को गिरफ्तार करना होगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर फीमेल कांस्टेबल को देखता है तो फीमेल कांस्टेबल महक की तरफ बढ़ जाती है। विकल्प महक के सामने आकर इंस्पेक्टर से बोला, आपको पता भी है इंस्पेक्टर, आप किसे अरेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? इस तरह से आप हमारे परिवार की बहू को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? इंस्पेक्टर विकल्प की बात पर बोले, मिस्टर सारंग, इस तरह से कानूनी काम में हस्तक्षेप करने के लिए मैं आपको भी अरेस्ट कर सकता हूं, इसलिए हट जाए रास्ते से।
उद्धरण चिन्ह। महक उम्मीद भरी नज़रों से महक मृत्युंजय की तरफ देखती है तो मृत्युंजय इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, इंस्पेक्टर मैं महक को लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आपके पास अरेस्ट वारंट नहीं है और दूसरा कोई सबूत भी नहीं है कि महक ने शनाया को किडनैप किया है, इसलिए सिर्फ शक के दायरे में आप उसे हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय की बात पर इंस्पेक्टर अपना सिर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर के जाने के बाद महक मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है कि अचानक रचना एक जोरदार थप्पड़ महक के गाल पर जड़ देती है। वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। महक अपनी आंखों में नमी लिए रचना की तरफ देखने लगती है। उसका चेहरा बुरी तरीके से लाल हो गया था और उसका एक हाथ उसके चेहरे पर था। पीताम्बर रचना को महक से दूर करते हुए गुस्से से बोले, रचना ये क्या घटिया हरकत है तुम्हारी, घर की नई नवेली दुल्हन पर कोई इस तरह से हाथ उठाता है। रचना पीताम्बर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, तो क्या कोई नई नवेली दुल्हन इस तरह से अपने घरवालों की इज्जत को बाहर नीलाम करती है। आज तक हमारी चौखट पर पुलिस वालों ने सिर्फ सिर झुकाया है, आज इस लड़की के कारण हमारी इतनी बदनामी हो रही है। महक रोते हुए रचना से बोली, मैंने कुछ नहीं किया है चाची। रचना महक पर चिल्लाते हुए बोली, चुप रहो तुम, अपनी मगरमच्छ के आंसू किसी और के सामने जाकर बहाना, मेरे सामने नहीं। हमारे घर में घुसने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। शनाया इतनी अच्छी लड़की थी, वही मैं सोचूं कि वो शादी से कैसे भाग सकती है। जरूर तुमने ही उसे अगवा किया है। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय जो अब तक रचना की चिल्लाने की आवाज़ सुन रहा था, वो एक नज़र महक को देखने के बाद रचना से कहता है, महक ने कुछ नहीं किया है चाची। महक मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है और बाकी लोग भी मृत्युंजय को देखने लगते हैं। रचना मृत्युंजय की तरफ देखते हुए हैरानी से बोली, जय तुम इस लड़की पर भरोसा कर रहे हो, क्या तुम भूल गए कि इसमें हमारे घर की इज्जत कैसे उछाली है। मृत्युंजय शांत भाव से रचना से बोला, मुझे उस पर यकीन नहीं चाची, लेकिन शनाया फ्रांस में है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है। मृत्युंजय आगे कहता है, उसका बॉयफ्रेंड एक क्रिकेटर है, उसका नाम विनोद घोंसले है। वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन शनाया ने उससे ये कहकर ब्रेकअप कर लिया, उसकी शादी मुझसे हो रही है। जिस बात का गुस्सा उतारने के लिए विनोद ने उन दोनों के एक पर्सनल मोमेंट की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर देने की शनाया को धमकी दी, जिससे शनाया शादी से भाग गई। राजेंद्र मृत्युंजय की बात पर बोला, और तुम ये सब क्यों कह रहे हो। राजेंद्र के सवाल पर मृत्युंजय बोला, क्योंकि मैंने राजीव को रातों रात इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कही, जिससे मुझे इस बारे में पता चला। मेरे पास सबूत भी है और फोटो भी, और साथ में आज से 5 दिन पहले पुरानी शनाया की फ्लाइट टिकट की कॉपी भी है। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय की पूरी बात सुनकर घर के सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन रचना अभी भी महक को नफरत भरी नजरों से घूर रही थी। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, चलो पुलिस स्टेशन चलना है। उद्धरण चिन्ह। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाती है और मृत्युंजय के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। निर्जला उन दोनों के जाने के बाद बोली, लगता है कि जय महक को पसंद करने लगा है। निर्जला की बात पर राजेंद्र बोला, इतनी जल्दी उम्मीद नहीं पालनी चाहिए, पहले उनके रिश्ते को कुछ समय दो ताकि दोनों गहराई से एक दूसरे को समझ सकें। उद्धरण चिन्ह। पुलिस स्टेशन। मृत्युंजय और महक अंदर आते हैं, जहां कुबेर सोनवानी और उसका बेटा वैभव सोनवानी बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, आइए मिस्टर सारंग, आपका ही इंतजार था, हमें आपकी पत्नी से पूछताछ करनी है। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय गुस्से भरी नजरों से कुबेर सोनवानी को भूलने के बाद एक पेन ड्राइव और फाइल डेस्क पर रखते हुए इंस्पेक्टर से बोला, मेरी बीवी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, जरा खुद देख लीजिए कि मिस्टर सोनवानी की बेटी आखिर में है कहाँ। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग कंफ्यूज होकर मृत्युंजय की तरफ देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करता है और उसमें शनाया और विनोद की कुछ तस्वीरें थी, जिनमें वो दोनों काफ़ी करीब थे, और कुछ तस्वीर 1-2 दिन पहले की थी, जो कि क्रिकेट स्टेडियम में क्लिक की गई थी। इंस्पेक्टर एक नज़र मिस्टर सोनवानी के ऊपर डालने के बाद लैपटॉप उनकी तरफ कर देते हैं, तो मिस्टर सोनवानी लैपटॉप में देखने लगते हैं। मृत्युंजय इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, इंस्पेक्टर मुझे भी एक FIR दर्ज करनी है। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय की बात पर सब उसकी तरफ देखते हैं। इंस्पेक्टर मृत्युंजय बोले, आपको किसके खिलाफ FIR दर्ज करनी है मिस्टर सारंग। मृत्युंजय वैभव की तरफ इशारा करते हुए बोला, वैभव सोनवानी के ऊपर। मेरी बहन की शादी उनके साथ तय हुई थी, मुझे पता चला है कि उन्होंने होटल के कमरे में मेरी बहन को मिलने के लिए बुलाया था और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, जिस बारे में मेरी बहन ने नहीं बताया, लेकिन मुझे हाल ही में इस बारे में पता चला है। उस फाइल में तस्वीरें हैं, मेरे पास सबूत भी है, तो क्या आप कोई एक्शन लेंगे। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय की बात पर इंस्पेक्टर फाइल को खोलकर देखता है, जिसमें वैभव की धमकी भरी मैसेज, ईमेल में तस्वीरें और होटल में ली गई तस्वीरें थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि उसने मीरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर एक नज़र वैभव पर डालने के बाद कांस्टेबल की तरफ देखता है, तो कांस्टेबल वैभव को सलाखों के पीछे डाल देता है।
कुबेर सोनवानी मृत्युंजय की तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोला, मृत्युंजय सारंग, तुमने ये हरकत करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। एक तो तुम्हारी बहन शादी से भाग गई और तुम मेरे बेटे को इस तरह से गलत इल्जाम लगाकर अंदर करवा रहे हो। इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय कुबेर सोनवानी को घूरते हुए बोला, अभी जिस ऊंची आवाज में बात की है ना तुमने कुबेर, दोबारा तुम्हारे गले से नहीं निकलेगी। और जहां तक बात है गलत इल्जाम की, शुरुआत तुमने की है मेरी बीवी को इन सब में घसीट कर, इसलिए तुम्हें भी तो थोड़ा डोज तो मिलना चाहिए ना। कुबेर नफरत भरी नजरों से महक को देखते हुए मृत्युंजय से बोला, मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय महक के सामने खड़ा होकर कुबेर की आंखों में आंखें डालकर बोला, आजमा कर देख लो, अगर तुम मेरी बीवी को छू भी पाए तो जब तक मेरा नाम इसके साथ जुड़ा है ना, तुम तो क्या दुनिया की कोई ताकत भी इसे हाथ नहीं लगा सकती। महक आंसू भरी आंखों से मृत्युंजय को देख रही थी। उसे आज मृत्युंजय में एक अलग ही इंसान नजर आ रहा था, जो कि उसे हर रास्ते पर प्रोटेक्ट कर सकता था। इंस्पेक्टर महक को देखते हुए बोले, मिसेज सारंग, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए, फिर आप जा सकती हैं। महक इंस्पेक्टर के बताए जगह पर साइन कर देती है और मृत्युंजय कुबेर को वार्निंग भरी नजरों से देखने के बाद महक के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। महक मृत्युंजय की तरफ देख रही थी, जिस पर मृत्युंजय बिना महक को देखे कहता है, मुझे मेरी बहन चाहिए, फिर तुम तलाक ले सकती हो। मृत्युंजय की बात पर महक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, कुछ देर पहले जो मृत्युंजय उसके लिए कुबेर सोनवानी से लड़ रहा था, वो मृत्युंजय अब उससे तलाक की बात कर रहा था। महक अपनी आंखों में नमी लिए मृत्युंजय से बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कोई गलती की है क्या? मुझे तलाक मत दीजिए सर, मेरे पापा जीते जी मर जाएंगे। मृत्युंजय इस बार महक की आंखों में देखते हुए बोला, तो क्या तुम मर मर कर मेरे साथ जी पाओगी? महक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है। तारांकन। क्या सच में मृत्युंजय देने वाला है महक को तलाक? अगर मीरा सुधांशु के पास नहीं है तो कहाँ है मीरा? कुबेर सोनवानी आगे क्या करने वाला है? महक की जिंदगी में क्या कभी खुशी आ पाएगी? कौन देगा महक का इस कदर साथ जिससे महक को खुशी महसूस? चटैन रिश्ते को बचाने का मौका। पुलिस स्टेशन के बाहर। मृत्युंजय की बात की क्या महक उसके साथ मर मर के जी पाएगी? पर महक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। मृत्युंजय महक से आगे कहता है, इस तरह से मुझे हैरान नज़र से देखना बंद करो, मीरा के मिलते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उद्धरण चिन्ह। महक मृत्युंजय की बात पर धीरे से बोली, मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे तलाक मत दीजिए, हम दोनों का रिश्ता। मृत्युंजय महक की बात को बीच में काट कर बोला, हमारा रिश्ता बेबुनियाद है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। महक एक गहरी सांस लेकर बोली, हमारी शादी को मुश्किल से हफ्ता भर हुआ है। अगर हम लोग तलाक लेना भी चाहे तो बिना किसी ठोस वजह के कोर्ट हमें तलाक नहीं लेने देगा, कम से कम 6 महीने साथ में रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, ये मेरे ऊपर है, मैं पल भर में डिवोर्स ले सकता हूँ, इसलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय की बात पर महक कुछ नहीं कहती, फिर कुछ देर शांत रहकर कहती है, अगर हम दोनों को तलाक लेना ही है तो मैं अपने घर जाना चाहूंगी। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय व्यंग भरी हंसी के साथ बोला, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ नजर आता हूँ? अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ कि तुम्हारे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जब तक ये बात साफ नहीं हो जाती तब तक तुम्हें मेरे घर में रहना होगा। महक अवस्थी। मृत्युंजय की बात पर महक हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन। मृत्युंजय बीच में बोला, शट अप और चलो यहाँ से, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। उद्धरण चिन्ह। महक मृत्युंजय की बात पर और कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप मृत्युंजय के पीछे पीछे उसके गाड़ी की तरफ चली जाती है। रास्ते में मृत्युंजय का फोन बजने लगता है। मृत्युंजय फोन देखता है, उसका असिस्टेंट राघव उसे कॉल कर रहा था। मृत्युंजय ब्लूटूथ लगाते हुए कॉल अटेंड करता है। दूसरी तरफ से राघव जल्दी से कहता है, हेलो बॉस। मृत्युंजय राघव की बात पर एरोगेंट आवाज में बोला, क्या तुम मुझे सिर्फ हेलो कहने के लिए कॉल करते हो? जो काम है सीधा सीधा बोलो, बकवास मत करो। राघव मृत्युंजय की गुस्से भरी आवाज सुनकर समझ जाता है कि मृत्युंजय का दिमाग बहुत खराब है, इसलिए वो चुप हो जाता है। जिस पर मृत्युंजय इस बार चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने अपने फोन का बिल बढ़ाने के लिए मुझे कॉल किया है? अगर ऐसी बात है तो अपनी गर्लफ्रेंड को करो, मुझे नहीं। उद्धरण चिन्ह। राघव मृत्युंजय के चिल्लाने पर जल्दी से बोला, आई एम सॉरी बॉस, राजीव सर नहीं आए हैं और यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है। मिताली मैडम यहाँ आकर तमाशा कर रही हैं, उन्हें जब पता चला आपकी शादी के बारे में तो। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय राघव की बात पर चिल्लाते हुए बोला, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए तुमने मुझे कॉल किया, क्या तुम खुद उससे निपट नहीं सकते? उद्धरण चिन्ह। राघव मृत्युंजय की बात पर परेशान होकर बोला, बॉस वो मीडिया वालों को लेकर आई है और आपको पता है मीडिया वाले कैसे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मसाला लगाते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं आएंगे तो हालत खराब हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय राघव की बात पर एरोगेंट आवाज में बोला, आई एम कमिंग। राघव ओके बॉस कहकर कॉल कट कर देता है। मृत्युंजय महक को देखता है जो कि उसे ही देख रही थी और कहता है, मौका मांग रही थी ना, दिया तुम्हें एक मौका, चलो मेरे साथ।
उद्धरण चिन्ह। महक कंफ्यूज होकर मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है, लेकिन मृत्युंजय बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए अपनी गाड़ी सीधा सारंग कॉर्पोरेशन ले जाता है। सारंग कॉर्पोरेशन। मृत्युंजय की गाड़ी आकर पार्किंग में रुकती है। सारे बॉडीगार्ड जल्दी से जाकर उसे कवर कर लेते हैं। सारे मीडिया वाले भी वहां आ जाते हैं। एक रिपोर्टर मृत्युंजय को देखते हुए बोला, मिस्टर सारंग, क्या ये सच है कि आपने कुबेर सोनवानी की बेटी से शादी नहीं की, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से शादी की? क्या आपका अफेयर उनके साथ था? मृत्युंजय उसकी तरफ गुस्से से देखता है कि दूसरा रिपोर्टर कहता है, क्या आपके नाजायज संबंध मिताली शाह के साथ होने की अफवाह सच है? क्योंकि आज ही मिस मिताली से अपने अकाउंट पर ट्वीट किया है कि आपका और उनका पिछले 2 सालों से रिश्ता है। हाल ही में वो अपने शूट के लिए कुछ महीनों से कनाडा में थी, जिसका फायदा उठाकर आपने अपनी वाइफ से शादी कर ली। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय एक गहरी सांस लेकर अपने एरोगेंट आवाज में बोला, अब अगर कोई भी बकवास आप में से किसी ने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। सारे रिपोर्टर उसकी तस्वीर खींचने लगते हैं कि महक कार से बाहर आती है। सभी लोग हैरानी से महक को देखने लगते हैं। महक अपने चेहरे पर एक मैच्योरिटी लिए मृत्युंजय के हाथ पर हाथ रखकर मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोली, आप सबको जो सवाल करना है मुझसे कीजिए। उद्धरण चिन्ह। महक की बात पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखने लगता है तो मीडिया वालों में से एक रिपोर्टर कहता है, क्या आप दोनों ने लव मैरिज की है? महक हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप बताइए, हम दोनों की जोड़ी को देखकर क्या हम दोनों मेड फॉर ईच अदर नहीं लगते? उद्धरण चिन्ह। जिस पर दूसरा रिपोर्टर कहता है, क्या आपको पता है आपके पति के दूसरी औरतों के साथ रिश्ते हैं? उद्धरण चिन्ह। महक उसकी बात पर बोली, क्या आपने कभी मेरी पति को किसी औरत के साथ देखा है मेरे अलावा? उद्धरण चिन्ह। महक के बार बार सवाल करने पर सभी रिपोर्टर उसकी तरफ देखने लगते हैं तो महक दूसरे रिपोर्टर की तरफ देखते हुए कहती है, आपने कहा कि मेरे पति को किसी और के साथ देखा गया है और किसी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि उनके और मेरे पति के बीच में 2 साल से रिलेशन थे। अगर मैं कहूं कि हम दोनों चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तब आप क्या कहेंगे? उद्धरण चिन्ह। महक के सवाल पर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। मृत्युंजय खुद भी हैरानी से महक को देख रहा था। महक ने जिस रिपोर्टर से सवाल किया था वो रिपोर्टर महक से कहता है, लेकिन अभी तक आप कभी भी मिस्टर सारंग के साथ एक बार भी नजर नहीं आई है, तो हम ये कैसे यकीन कर ले कि आप उनके साथ चाइल्डहुड रिश्ते में है? उद्धरण चिन्ह। महक उस रिपोर्टर की बात पर बोली, एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि कोई भी 2 कौड़ी की मॉडल आकर मेरे पति के साथ नाजायज रिश्ते की दुहाई देगी और मैं उसकी बात पर यकीन करूंगी, जबकि मैं तो क्या अभी तक मीडिया में भी मेरे पति के साथ किसी लड़की को नहीं देखा गया है, यहाँ तक कि जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी उसे भी नहीं। एक रिपोर्टर महक की बात पर बोला, लेकिन 2 साल पहले ये बात मीडिया में काफ़ी अच्छे तरीके से फेमस हो चुकी थी कि मिस्टर मृत्युंजय सारंग का रिश्ता मिताली शाह के साथ था और उस वक्त कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? उद्धरण चिन्ह। महक पोलाइटली बोली, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को किसी दूसरे मर्द के साथ देख लें और उन दोनों के रिश्ते के बारे में आपको पता भी ना हो और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की हो, तो क्या आप यही कहेंगे कि आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड का रिश्ता उसके साथ है? वो रिपोर्टर घूरकर महक की तरफ देखता है। महक सब लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मृत्युंजय सारंग मेरे हस्बैंड है। मेरा नाम महक मृत्युंजय सारंग है। कुबेर सोनवानी की बेटी का रिश्ता क्रिकेटर विनोद भोंसले के साथ है। मीरा को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया गया है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, लेकिन मुझे अपने पति पर पूरा यकीन है और अब किसी भी तरीके के घटिया सवाल आप लोग नहीं करें, वही बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद महक मृत्युंजय का हाथ पकड़कर बोली, अंदर चलें। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय जो अब तक महक की बातें सुन रहा था वो महक का हाथ पकड़े हुए अंदर आ जाता है। मीडिया वाले उन दोनों की तस्वीर खींचने लगते हैं। महक अंदर आते ही मृत्युंजय के हाथ को छोड़ देती है और एक गहरी सांस लेती है। मृत्युंजय उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें और कुछ कहने के लिए नहीं मिला क्या? इतनी बकवास एक्टिंग कैसे कर सकती हो तुम? महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको सारी दिक्कतों से बाहर निकाला और आप उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर मीडिया वाले अब आपको ट्रोल नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, थैंक यू तो मैं तुम्हें कहूंगा नहीं, क्योंकि ये जो रायता फैला है तुम्हारे वजह से फैला है। अगर तुम किसी भी तरीके का तमाशा नहीं करती तो शायद मीडिया वालों को इस तरह से मसाला डालने को नहीं मिलता। उद्धरण चिन्ह। महक एक गहरी सांस लेकर धीरे से बोली, सर मुझे आपसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आपसे बहस करना मतलब खुद के लिए ही खतरा मोल लेना है। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पर राघव आ जाता है और महक की तरफ देखने लगता है, जिस पर मृत्युंजय गुस्से से कहता है, उसे ताड़ना बंद करो और ये बताओ मिताली शाह कहाँ है? राघव मृत्युंजय की बात पर बोला, वो तो आपके आने से पहले यहाँ से चली गई थी। मृत्युंजय गुस्से में राघव के ऊपर बिफरते हुए बोला, ब्लडी इडियट, तुम किसी काम के नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर टेबल पर रखो और यहाँ से चलते बनो, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे लापरवाह एम्प्लॉय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते।
राजीव आते हुए बोला, किस लिए इतना गुस्सा है जय, उसकी कोई गलती नहीं है, अब तो उस मिताली को ही सही रास्ते पर लाना होगा। उद्धरण चिन्ह। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मिताली ये तो वही है ना, जिसका नाम घर में चाची ले रही थी, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे आप दोनों का सच में रिश्ता। महक की बात पर मृत्युंजय उसे गुस्से से घूरते हुए चिल्लाकर बोला, शट अप, अगर ऐसी घटिया थिंकिंग तुमने अपने दिमाग में लाई ना तो तुम्हारे दिमाग की नस काट दूंगा मैं, मेरा उस बंदरिया के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। महक मृत्युंजय की गुस्से भरी आवाज पर चुप हो जाती है। राजीव मृत्युंजय से थोड़ी नाराजगी से कहता है, जय तुम खुद को समझते क्या हो, तुम इस तरह से भाभी के ऊपर चिल्ला कैसे सकते हो, एक तो उन्होंने तुम इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी से बचाया और उल्टा थैंक यू कहने की वजह तुम उन पर चिल्ला रहे हो। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय राजीव की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, कंट्रोवर्सी, ओ माय गॉड, और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में मुझे धकेलने वाली भी तो तुम्हारी प्यारी भाभी है ना, ऐसा तो है नहीं कि मीडिया वालों को बस ऐसे ही हवा में पता चल गया कि मृत्युंजय सारंग की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से हुई है। उद्धरण चिन्ह। महक मृत्युंजय को देख रही थी, जो कि गुस्से में राजीव को घूर रहा था। राजीव मृत्युंजय के घूरने को इग्नोर करते हुए बोला, तुम्हारे इस तरह से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने पर कुछ नहीं होने वाला, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, महक भाभी के खिलाफ FIR दर्ज कुबेर सोनवानी ने करवाया होगा। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, बहुत हो गया, मुझे शाम तक उसकी कंपनी बैंक डिटेल्स चाहिए, अब ये तुम कैसे करोगे, तुम्हारे ऊपर है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर मृत्युंजय अपने केबिन की तरफ चला जाता है। राजीव महक की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आप घर जाना चाहती हैं या फिर अपने पति के साथ रहना चाहती हैं। उद्धरण चिन्ह। महक राजीव की बात पर एक शरारत को महसूस कर लेती है और हल्का मुस्कुरा कर कहती है, मैं यहाँ क्या करूँगी, घर ही जाना है मुझे। राजीव अपना सिर हिलाते हुए बोला, बाहर ड्राइवर खड़ा है, वो आपको घर छोड़ देगा। उद्धरण चिन्ह। महक राजीव की बात पर बोली, और वो मीडिया। राजीव बीच में बोला, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बॉडीगार्ड ने उन लोगों को संभाल लिया है, अब आपको परेशान नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। महक अपना सिर हिलाती है और बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद राजीव अपने चेहरे पर गुस्सा लिए सीधा केबिन में आ जाता है। मृत्युंजय राजीव की तरफ देखे कहता है, महक अवस्थी के बारे में किसी भी तरीके की बात अगर तुम करने वाले हो तो यहाँ से जा सकते हो, मेरे पास टाइम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राजीव अपना हाथ टेबल पर रखते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आता कि तुम खुद को समझते क्या हो। जिस लड़की का रिश्ता तुम्हारे लिए किया गया था वो लड़की तो तुम्हें छोड़कर भाग गई, और जो लड़की अब तुम्हारे साथ एक रिश्ता बनाकर उसे जीना चाहती है, तुम उस लड़की को भगाना चाहते हो, तुम चाहते क्या हो। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, रिश्तों से आज़ादी चाहता हूं ताकि खुले आसमान में गहरी सांस ले सकूं बिना किसी फांसी के फंदे के। जिस पर राजीव अपनी आंखें छोटी करके बोला, सीरियसली तुम रिश्तों से आज़ादी चाहते हो क्या, शनाया सोनवानी के साथ तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम सभी रिश्ते से आज़ाद हो जाते। उद्धरण चिन्ह। जिस पर मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाता तो रिश्ते ही कहाँ बनते हैं, फिर कुछ सालों बाद मैं तलाक ले लेता तो मेरी जिंदगी में आज़ादी फिर आ जाती। राजीव मृत्युंजय की बात पर ताली बजाते हुए बोला, वाह व्हाट अ गेम, मैंने तुमसे बड़ा मास्टरमाइंड नहीं देखा, और सेल्फिश भी जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय राजीव के कटाक्ष पर बोला, मेरे जितना बड़ा मास्टरमाइंड कोई हो ही नहीं सकता, अगर होता तो शायद मैं यहाँ न होता। उद्धरण चिन्ह। राजीव गुस्से भरी नजरों से मृत्युंजय को देखते हुए केबिन से बाहर चला जाता है, तो मृत्युंजय एक नज़र उसे जाता हुआ देखने के बाद फिर से अपने काम में लग जाता है। सारंग विला। सभी लोग मैंने हॉल में बैठे हुए थे। महक जब घर पहुंचती है तो देखती है उसका सामान मेन हॉल में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है। महक कंफ्यूज होकर घर वालों को देखने लगती है तो रचना उसके मुंह पर बैग फेंकते हुए कहती है, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर हमारे घर बिल्कुल मत आना। उद्धरण चिन्ह। महक हैरानी से रचना की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन चाची मैंने क्या किया है। रचना महक के बाजू को मजबूती से पकड़ उसे एंट्रेंस की तरफ खींचते हुए बोली, तुझे नहीं पता बेशर्म लड़की तूने क्या किया है। इस घर में चाहे सभी तुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगी, और तुझ जैसी लड़की को हमारे खानदान में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, चली जा यहाँ से। इतना कहकर वो महक को धक्का दे देती है। महक फर्श पर गिर पाती उससे पहले ही दो मजबूत हाथ उसे पकड़ लेते हैं। जब रचना अपना सिर ऊपर करके देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तारांकन। कौन है ये शख्स जिसने महक को गिरने से बचाया है? क्यों रचना इतना घबरा गई है?